ड्राफ्टफैन तक। ड्राफ्टफैन हो गया था, एयर प्री हीटर पढ़ाना था ना। बताइए नाम है एयर प्री हीटर मतलब, अच्छा प्री मतलब पहले, प्री मतलब क्या पहले, तो प्री हीटर मतलब जो पहले क्या कर दे, हीट कर दे, उसी को हम लोग कहते हैं एयर, एयर क्या प्री हीटर के नाम से जानते हैं। देखो एयर प्री हीटर का मतलब हुआ जो पहले ही गर्म कर दे कि बाद में गर्म करे, पहले ही गर्म कर दे, तो वही बात हो गया गर्म पानी तुरंत दिया, भाप बना दो तुरंत भाप बना दिया। तो बोलो कहते हैं इकोनोमाइजर से उत्सर्जित फ्लू गैस से, फ्लू गैसों के ऊष्मा से दहन के लिए आने वाली वायु को क्या करता है, गर्म करता है। इकोनोमाइजर से उत्सर्जित फ्लू गैस से, फ्लू गैस मतलब ईंधन के जलने के बाद जो गैस निकलता है उसको फ्लू गैस कहते हैं, ये ऊष्मा से दहन के लिए आने वाली वायु को ये गर्म करता है। मतलब अगर एक बात बताइए, गर्मी में बढ़िया आग लगता है कि ठंडी में, पक्का ना, तो जो वायु आग लगाता है कोयला में, कोयला में आग लगा तो वही चाहिए ना, उसी के लिए ड्राफ्ट फैन लगाते हैं। ड्राफ्ट फैन का काम क्या है, वायु देना। अगर वायु को गर्म करके दे और जल्दी आग लगेगा, ज्यादा उष्मा देगा। गर्मी में देखना वैसे ही आग लगता है, ठंडी में आग लगता है, ठंडी में आग नहीं लगता, लेकिन गर्मी में आग लग जाता है। उसका रीजन यही है कि गर्म वायु को जल्दी आग पकड़ता है, अधिक उष्मा देता है। तो जो इकोनोमाइजर से जो फ्लू गैसेस निकलती है, पहले तो इकोनोमाइजर का काम क्या है, आउटपुट वाला गैस से पानी को गर्म करना। ये क्या करता है, उसी गैस जो फिर वो इकोनोमाइजर जो छोड़ता है, इकोनोमाइजर फिर क्या छोड़ेगा ना, वो यूज करेगा, यूज करने के बाद छोड़ेगा, क्योंकि उसका गैस धीरे धीरे क्या होगा, थोड़ा ठंडा होगा, और ठंडा होने के बाद जो छोड़ता है वही एयर प्री हीटर में जाके जो वायु कोयले को जलाने में काम आता है उसको पहले ही क्या कर देता है, गर्म करता है। आग भी जल्दी पकड़ता है, ज्यादा हीट भी आपको मिल जाता है। तो कहते हैं इससे देखो क्या हुआ, जो वेस्टेज है उसको हम लोग यूज कर रहे हैं, जो चिमनी से निकल रहा था उसको इकोनोमाइजर में दे दिया, पानी को पहले गर्म कर दिया, और फिर इकोनोमाइजर से जो हीट निकल रहा था उसको हवा को पहले गर्म करने में लगा दिया। बोलो कहते हैं इकोनोमाइजर से उत्सर्जित फ्लू गैसेस के ऊष्मा से दहन के लिए आने वाली वायु को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अस्थिर विद्युत अवक्षेपक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, अस्थिर विद्युत अवक्षेपक का उपयोग फ्लू गैसों से धूल तथा राख के कणों को पृथक करने के लिए किया। अवक्षेप का मतलब होता है चला अलग करना, ठोस अशुद्धियों को अलग करना। आप अगर केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो वहां का क्रिया होता है अवक्षेपण विक्रिया, पढ़े हैं। अवक्षेपण विक्रिया वह क्रिया होता है जिसमें अवक्षेप मिलता है और अवक्षेप ठोस होता है, वह गैसों में घुलनशील नहीं होता। तो कहते हैं अस्थिर विद्युत अवक्षेपक, अवक्षेपक का काम क्या है, राख इत्यादि जो धुएं में मिलता है उस राख को क्या कर देना, अलग कर। कहते हैं अस्थिर विद्युत अवक्षेपक का उपयोग फ्लू गैस, जो गैस निकलता है चिमनी से, उसमें धूल भी रहता है, राख भी रहता है, के कणों को पृथक करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। धूल तथा राख से बनी फ्लू गैसेस यानी आउटपुट की गैसेस को विपरीत आवेश वाले विद्युत चालकों के बीच में से क्या किया जाता है, विपरीत मतलब पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, तो जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा पॉजिटिव पे धूल सट जाएगा। जिसमें हर वस्तु में चार्ज है, हर वस्तु में क्या है, चार्ज है। तो मान लो यहां से अगर ये गैसेस निकल रही है और इधर प्लस चार्ज इधर माइनस चार्ज हम देती है, तो जिस चार्ज धूल या जिस राख पर प्लस चार्ज होगा माइनस की वजह से सट जाएगा। जैसे माइनस होगा पर प्लस में, हवा में तो कोई चार्ज होता नहीं है, हवा सीधे निकल जाएगा। हवा किसी पे चिपकेगा, हवा किसी पे चिपकेगा, चिपकता कौन है, या तो द्रव न तो ठोस। गैस कभी चिपकेगा, गैस चिपकता नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक साइड प्लस और एक साइड माइनस, तो माइनस की तरफ प्लस वाला, प्लस की तरफ माइनस। धूल तथा राख से बनी फ्लू गैसेस को विपरीत आवेश वाले विद्युत चालकों के बीच से क्या किया जाता है, गुजारा जाता है। शक्ति संयंत्र में धुएं से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अस्थिर विद्युत निस्सातक यानी प्रेसिपिटेटर यंत्र स्थापित किए जाते हैं, ताकि धूल कण हमारा बाहर वायुमंडल में ना फैले, सारा का सारा धूल कण ये प्लस माइनस पर क्या हो, चिपक जाए, चिपक जाएगा तो ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर सिर्फ आपको धुआं दिखाई देगा। फिर है डीएरेटर। डीएरेटर क्या है, थर्मल पावर प्लांट में डीएरेटर का उपयोग फीड वाटर से ऑक्सीजन निकालने के लिए किया जाता है। देखो क्या होता है, जो वाटर आप बॉयलर में डालते हैं उसमें से ऑक्सीजन को निकाल लेना होता है, ऑक्सीजन बबल्स को निकालते हैं, मेनली किसको निकालते हैं, बबल्स। अब एक बबल्स रहेगा तो क्या होगा, बबल्स आने पर एक तो साउंडिंग बहुत ज्यादा होगा जब वो भाप बनेगा, और दूसरा घर्षण भी ज्यादा होगा, जिसके कारण मेनली साउंडिंग इतना ज्यादा हो जाएगा कि आवाज, जैसे कभी-कभी देखा पानी खोला तो खूब आवाज करता है, तुम देखना जो मोटा पानी होता है, जैसे चिकन वगैरह बनाते हो, मटन वगैरह बनाते हो, देखना खूब आवाज करेगा, पतला पानी आवाज करता है, जब उसमें ऑक्सीजन के बबल्स होते हैं तो आवाज बहुत ज्यादा करता है। इसका काम है डीएरेटर का, थर्मल पावर प्लांट में डीएरेटर का उपयोग फीड वाटर में ऑक्सीजन निकालने के लिए किया जाता है। फिर अल्टरनेटर के बारे में जानना करता है, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा है, ये अल्टरनेटर है। बोलो अल्टरनेटर बोले तो एसी जनरेटर, एसी जनरेटर ना, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, अतः प्रत्यावर्तक टरबाइन से युग्मित होता है। सही बात है, ये जो अल्टरनेटर है किससे युग्मित होता है, टरबाइन से युग्मित होता है। प्रत्यावर्तक टरबाइन के द्वारा उत्पन्न यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। आप ये शक्ति संयंत्र में सामान्यतः बेलनाकार पोल रोटर, कैसा पोल रोटर, ये तो हम दोस्त पहले ही बताए थे, रोटर दो प्रकार का, रोटर कितने प्रकार का, कौन कौन, एक सैलिएंट पोल रोटर, एक नॉन सैलिएंट कहिए या सिलिंड्रिकल कहिए, सिलिंड्रिकल पोल रोटर। तो एक साइलेंट पोल रोटर और दूसरा क्या, सिलिंड्रिकल। साइलेंट पोल रोटर का व्यास ज्यादा होता है, अक्षीय लंबाई कम, इसका व्यास ज्यादा होता है और अक्षीय लंबाई ज्यादा होता है, ये बात है हो। तो इसमें अगर आप आइएगा तो इसका व्यास ज्यादा और अक्षीय लंबाई कम, तो अक्षीय लंबाई कम होगा, व्यास ज्यादा है, तो स्पीड क्या होगा, स्पीड, स्पीड कम, व्यास ज्यादा है ना, स्पीड कम, और शोर क्या होगा, शोर हो जाएगा ज्यादा। सही है, इसमें जब आप आइएगा तो इसमें व्यास कम, लंबाई ज्यादा और स्पीड, स्पीड क्या ज्यादा और शोर कम। तो एक बात बताइए, ये हम बताए थे इसका, ये जो इसका स्पीड होता है ज्यादा, इसका स्पीड लगभग कितना आरपीएम तक, 3000 आरपीएम। इसका मतलब ये थर्मल पावर प्लांट के लिए है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट के लिए ये इसका स्पीड की अगर बात करोगे तो उसमें ये कितना आरपीएम, 1000 आरपीएम तक, 1000 से 1500 मान लो, लेकिन 1000 आरपीएम तक होता है, और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में यूज होता है। कहां यूज होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में प्रयोग होता है। ठीक है बाबू, हमको ये बताइए, हम लोग थर्मल पावर प्लांट पढ़ रहे हैं, तो थर्मल पावर प्लांट में किसका उपयोग करेंगे, सिलिंड्रिकल का, और सिलिंड्रिकल को हम नॉन साइलेंट भी कहते हैं। बताइए सिलिंड्रिकल का दूसरा नाम क्या है, नॉन साइलेंट। तो हम कह सकते हैं तापीय शक्ति संयंत्र में सामान्यतः बेलनाकार पोल रोटर, सिलिंड्रिकल पोल रोटर में रोटर प्रत्यावर्तक का उपयोग किया जाता है, जिसकी गति लगभग कितना आरपीएम होती है, 3000 कितना आरपीएम,
जिनको पता है लगभग को पता होगा, बहुत बार हम पढ़ा चुके हैं, बोलिए लिख लो फिर भी। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट का स्पीड क्या होता है? कम। तो वहां पर इसलिए हम लोग किसका यूज करते हैं? साइलेंट पूल का। यहाँ थर्मल है, इसका स्पीड लगभग कितना आरपीएम तक होता है? 3000। यहाँ पर हम लोग किसका उपयोग करते हैं? सिलेंड्रिकल का। सिलेंड्रिकल का दूसरा नाम क्या है? नॉन साइलेंट। पढ़े हो? नेक्स्ट वन इज लेआउट ऑफ थर्मल पावर प्लांट। देखो ये बॉयलर है, तो बोलेंगे इसके अंदर ये फर्नेस है, फर्नेस में आग लगेगा तो पानी को गर्मी देगा। बोलो ये फर्नेस में जो आग लगेगा तो पानी को गर्मी देगा। अब पानी क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? तो वाष्प बनेगा, तो यहाँ पर ये वाष्प यहाँ आएगा सुपर हीटर में, तो सुपर हीटर इसको और गर्म कर देगा कि कम गर्म करेगा? और गर्म करेगा। जो बचल कुचल पानी होगा वो भी वाष्प बन जाएगा, और जब फिर ये वाष्प बन के कहाँ चला जाएगा? टरबाइन। टरबाइन किसको चला देगा? जनरेटर। जनरेटर से आपको क्या मिल जाएगा? बिजली। सही है। अब यहाँ जब आप सुपर हीटर है, सुपर हीटर से जो गैस निकलेगा कहाँ जाएगा? सुपर हीटर। आप देखो यहाँ दो बातें हैं, ये जो यहाँ से आप हॉट एयर इन करते हैं, यहाँ से हॉट एयर आउट होता है, इसको दो तरीके से इनपुट मिलता है। ये जो इकोनोमाइजर है, देखो यहाँ से एक्सटर्नल फीड वाटर सोर्स, यहाँ से एक्सटर्नल फीड वाटर सोर्स करते हैं, यहाँ से ये हीट लिया, हीट लेने के बाद ये एयर प्रीहीटर जो यहाँ पर जाने के बाद ये जो चिमनी में जाएगा एयर प्रीहीटर, उसको पहले से हीट करेगा। प्रीहीटर का काम क्या है? पहले से गर्म करना। इसके बाद इधर ये कूलिंग टावर्स है, कूलिंग टावर्स का काम क्या है? कंडेंसर में ठंडक पैदा करना। कूलिंग टावर्स का काम क्या है? ये जो टरबाइन से जो पानी कहाँ जा रहा है? कंडेंसर में। कंडेंसर से कहाँ गया? इकोनोमाइजर में। इकोनोमाइजर से फिर कहाँ गया? बॉयलर गया। तो दोस्तों जो कंडेंसर है, इसमें पानी कूलिंग टावर के द्वारा पानी को क्या किया जाता है? ठंडा। एक्चुअल में देखो होता क्या है कि पानी को गर्म और ठंडा हम लोग ऐसा नहीं है कि ऐसा कंटेनर रख के उसमें पानी रख के तब गर्म करते हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि पाइप में पानी रहता है, ये जो पाइप है इसमें पानी रहता है, इस पानी को हम लोग हॉट एयर देके गर्म करते हैं, और तब ये भाप बनेगा। हो गया इसमें ऐसा बर्तन में रखेंगे तो क्या होगा? बर्तन में प्रेशर ज्यादा जनरेट नहीं हो पाएगा। तो मेरे को बात बताओ, सिटी में ज्यादा प्रेशर होगा कि लोहिया में? सिटी में क्यों? क्योंकि पाइप नुमा आकार का बनता है, बोलेंगे तो पाइप नुमा आकार का बनेगा ना, गर्म हो जाएगा, हाई प्रेशर पे जाते भी जाएगा। इसमें हाई प्रेशर पे जाएगा नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग इसको जब भी पानी को रखते हैं किसमें रखते हैं? पाइप में। अब पाइप में रख के उसको गर्म करते हैं, उससे हमारा प्रेशर क्या होता है? सिंपल सा एग्जांपल है, कढ़ाई में पानी को गर्म कीजिए, वो कुकर में पानी को गर्म करके सीटी खोल दीजिए, तो सीटी एक प्रकार का पाइप है। जितना संकीर्ण पाइप होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा, प्रेशर जितना ज्यादा होगा टरबाइन उतना ज्यादा स्पीड से घूमेगा। बोलिए। तो ये आपका थर्मल पावर प्लांट है, ये फर्नेस है, बोलेंगे यहाँ देखो कोल्ड स्टोरेज टैंक है, यहाँ से कोयला गया, यहाँ आग लगा, आग लगने के बाद फर्नेस पूरा गर्म, पाइप में देखो पानी है, अरे पानी आई पानी देखो कहाँ? कंडेंसर से आया होगा यहाँ, बोलेंगे ये कंडेंसर से पानी इसमें गया, कहाँ से? फीड वाटर प्रोसेसिंग प्लांट से। जो फीड वाटर मतलब होता है वाटर को फीड करना, मतलब धक्का देना आप कर सकते हैं। यहाँ से पानी चला गया, फिर यहाँ गर्म हुआ, गर्म होने के बाद फिर यहाँ आया, यहाँ आने के बाद फिर कहाँ गया? कहाँ गया रे? स्टीम टरबाइन में। स्टीम टरबाइन किसको घुमा दिया? जनरेटर को। जनरेटर से क्या मिल गया? बिजली। ये मामला है। हाँ, यहाँ हम लोग फोर्स ड्राउट, कोई ड्राउट फैन जो हम लोग ड्राफ्ट फैन या कोई भी फैन लगाते हैं, तो हवा को हवा जो हम देते हैं, इससे इसकी आग भड़कती है। आग भड़केगी तो ज्यादा आग होगा, ज्यादा भाप बनेगा, तो टरबाइन तेजी से घूमेगा, तो उसकी दक्षता भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अभी तो दोस्त हम लोग क्या करते हैं ना कि जितना वेस्टेज होता था पहले क्या होता था कि चलो यहाँ भट्टी में लगाया आग लगने के बाद सारा का सारा गैस बाहर निकलता था। अब उस गैस का भी हम लोग यूज करते हैं, उस गैस को एक बार यूज करके फिर दोबारा भी यूज करते हैं, और यूज करने से हमारी दक्षता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये प्लान समझो ना, पानी को नॉर्मल पानी को भाप बनाना और गर्म पानी को भाप बनाएंगे, तो गर्म पानी जल्दी भाप होगा तो उसको प्रीहीट कर देंगे। नॉर्मल वायु से आग लगाएंगे, गर्म वायु से आग लगाएंगे, गर्म वायु से आग लगाएंगे ज्यादा गर्म होगा, ज्यादा गर्म होगा, कम गर्म होगा, तो उसको वायु को प्रीहीट कर देंगे। बोलो इसी से हमारी दक्षता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आप कोयला में भी अगर उच्चतम कोटि का कोयला लीजिएगा, वैसे उच्चतम कोटि का कोयला इतना महंगा होता है कि आप यूज नहीं कर सकते, जैसे एंथ्रासाइट सबसे उच्च कोटि का कोयला है, लेकिन आप उसको यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मतलब हुक्का समय यूज करता है, हुक्का पिया है कभी? नहीं, तो पी के देखना बहुत बढ़िया लगता है। लोग एक बार हम पिए थे हुक्का, वो नॉर्मल मिनट रहता है उसमें, लेकिन एक ही बार हम खींचे उसके बाद खांसी इतना तेज हो गया कि छोड़ दिए। लेकिन बहुत लोग हुक्का इसमें पिए होंगे, अगर हरियाणा तरफ लोग पीता है, उसमें देखिएगा छोटा छोटा जो कोयला का डालता है, वो इतना बड़ा बड़ा ये रहता है उसमें, उसको डाल के उसमें आग लगाता है, अधिक समय तक आग। यार बेटा गांजा मारा है कि नहीं? गांजा इसमें कौन कौन पिया? ईमानदारी से लड़की में कोई सिगरेट पी है तुम लोग? अब देखो कहते हैं दोस्तों, देखो यहाँ से जब हम इस कोयले में आग लगाते हैं, कोयला का जो धुआं होगा यहाँ चिमनी से कहाँ चल जाता है? बाहर। अब दोस्त मेरे कहते हैं ये थर्मल पावर प्लांट है जिसमें सारी चीजें हैं। बट 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 आज याद रखिए, ताप शक्ति संयंत्र संचालन कौन साइकिल पर? रेनकाइन चक्र पर आधारित है। टीसीपीबी, टी बोले तो टरबाइन, सी बोले तो कंडेंसर, टी बोले तो पंप, डी बोले तो कॉइल। पहले टरबाइन, टरबाइन से पानी कहाँ आएगा? कंडेंसर में, कंडेंसर से पंप करेंगे, अब पंप करेंगे फिर कहाँ चल जाएगा? ये बोले टरबाइन में जो वाष्प होगा वो कहाँ आएगा? कंडेंसर। टरबाइन से कहाँ चल जाएगा? कंडेंसर। कंडेंसर से पंप करना होगा, पानी को तो पंप करना होगा, पंप करके फिर कहाँ जाएगा? बॉयलर। फिर बॉयलर से टरबाइन, टरबाइन से कंडेंसर, कंडेंसर से पंप, पंप से बॉयलर। टीसी टीबी, टीसी ये टरबाइन, टरबाइन से आएगा कंडेंसर में, कंडेंसर जाएगा पंप में, पंप से बॉयलर, बॉयलर से टरबाइन, टरबाइन से कंडेंसर, कंडेंसर से पंप, अब पंप से कहाँ जाएगा? बॉयलर। सही है। अब पंप का काम क्या है? स्पीड देना, मतलब धक्का देना। कहते हैं प्लांट की दक्षता, तापीय दक्षता, प्लांट की दक्षता दो चीजों पर निर्भर करेगी, वो तापीय दक्षता, वो कैसी दक्षता? विद्युतीय दक्षता। और तापीय दक्षता बराबर बॉयलर की दक्षता, बोलो विद्युतीय दक्षता, दोनों फार्मूला में दिया हुआ रहेगा, पुट एंड गेट द रिजल्ट। लाभ क्या क्या है? देखो सबसे बड़ा हानि है कि प्रदूषण बहुत ज्यादा फैलाता है, लेकिन लाभ इसका क्या है कि इजीली हमारे पास अवेलेबल है। कोयला हमारे पास क्या है? अवेलेबल है। पानी हर जगह अवेलेबल है क्या? अब पहाड़ी इलाका में पानी कहाँ से आएगा? नहीं है, तो मैदानी इलाका में पानी है, लेकिन वो अभी हर नदी में बांध बना के हम लोग बिजली पैदा, लेकिन उसकी दक्षता बहुत कम है। किसकी? पानी का। वो नियत ऊर्जा का स्रोत भी नहीं है। बहुत सारा नदी तो ऐसा चला कि बारिश के टाइम में जाओगे तो यही डूब जाओगे। बारिश नहीं रहेगा तो तुम ऊपर आराम से चल के जा पाओगे, नहीं है, तो बरसाती नदियां ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर पानी की दिक्कतें होती है। कहते
कहते हैं इस संयंत्र के उपयोग की जाने वाली ईंधन कोयला अपेक्षाकृत क्या है, सस्ता है और इजीली हमारे यहाँ क्या है, अवेलेबल है। इस संयंत्र की प्रारंभिक लागत अन्य संयंत्रों की अपेक्षा कम। आप कहोगे सर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जाओगे सर लागत बहुत ज्यादा है, पहले तो बांधे बनाना पड़ेगा। अब हीराकुंड बांध बनाना तो इतना आसान लग रहा है, इसमें बहुत ज्यादा लागत है, इसमें कुछ नहीं करना, पहले लेना छोटा लोगे कम जनरेट करेगा, बड़ा लोगे तो ज्यादा करेगा, लेकिन जनरेट तो कर ही देगा। बोला ने इससे सबसे आसान है विंड पावर प्लांट, लेकिन हवा बहेगा तो बिजली पैदा होगा। सबसे आसान है विंड पावर प्लांट, लेकिन हवा बहेगा तब तो। न्यूक्लियर पावर प्लांट इसलिए महंगा है, उसका ईंधन भी महंगा है और दूसरा उसका नियंत्रण महंगा है। किसका? न्यूक्लियर पावर प्लांट, क्योंकि उससे अल्फा बीटा गामा निकलता है, उसका नियंत्रण महंगा है, उसको आप नियंत्रित करने में ही सारे मटेरियल्स के महंगे हैं, जैसे भारी जल हो गया, D2 हो गया, ग्रेफाइट हो गया, बोरॉन हो गया, कैडमियम हो गया, यूरेनियम हो गया, तो और ज्यादा महंगा है। लेकिन जिसके पास है, अब जिसके पास है उसके लिए सस्ता है। हमारे लोग रिक्शा चला रहा है, अपने बच्चे को 2 लीटर दूध पिला पाएगा? 80 रुपए में कैसे दूध, 40 रुपए, 50 रुपए हो गया उन्हें, अब जो भी रेट है 50-60 रुपए मान लेते हैं, तो अगर वो अपने बच्चे को दूध पिला पाएगा, लेकिन तो उसमें जगह भैंस सरकार को वो भैंस चला के आएगा 5 किलो दूध पिला देगा, पियो, बोलेंगे। तो जिसके पास वो है उसके लिए वो सस्ता है, लेकिन हमारे लिए क्या है, हमारे लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत ज्यादा महंगा है, क्योंकि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए देखो काकरापारा वगैरह में जितना न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो सही तरीके से चल नहीं रहा है, और बंगाल में खोला भी था तो पब्लिक ने विरोध कर दिया, धीरे-धीरे क्या हो गया, बंद हो गया। तो कहते हैं इस संयंत्र का प्रारंभिक लागत अन्य संयंत्रों की अपेक्षा कम है, इसमें उपयोग ईंधन कोयला को रेल या सड़क मार्ग से आसानी से संयंत्र तक पहुंचाया जा सकता है। इसके स्थापित करने में जल विद्युत शक्ति संयंत्र की अपेक्षा कम जलन चाहिए। जल विद्युत शक्ति संयंत्र पहले पूरे में बांध लो, अब तब टरबाइन लगाओ, अब तब पंखुड़ी पे हम गिरेंगे, तेरा स्टॉप बड़ा लंबा चौड़ा है, अब तब जाके बिजली पैदा करेंगे। हानि तो हानि है, सबसे बड़ा हानि है जहरीली गैसों का निष्पादन, बोलेंगे। जहां देखना एनटीपीसी है वहां हेल्थ इश्यूज ज्यादा होगा, और हेल्थ इश्यूज बहुत सारी चीजें वहां होती है, लेकिन मैनेजेबल है, सरकार उसके लिए अगल बगल क्षेत्रों में प्लांटेशन वगैरह करवाती है। तो कहते हैं इस संयंत्र से अत्यधिक मात्रा में धुआं व गैस के कारण वायु प्रदूषण अधिक फैलता है। इसकी रनिंग लागत जब विद्युत शक्ति संयंत्र की अपेक्षा क्या होती है अधिक, वो पानी में तो लागत है, लेकिन कोयला में तो लागत है, कोयला में तो आपको लगाना पड़ेगा तभी वो चलेगा। फिर कहता है जल विद्युत शक्ति संयंत्र, देखो यह जल विद्युत शक्ति संयंत्र कुछ नहीं है, चला ये तो एकदम सिंपल है, पानी को बस खाली इस टाइप का टरबाइन लेना है, पंखुड़ी वाला आयकरा पर गिरा देना, इसके लिए पानी को लेकिन बंद बनाकर ऊंचा करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में बदलेगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, बोले ना। काइनेटिक एनर्जी इसका ज्यादा होगा तो पंखुड़ी पर जितना तेजी से गिरेगा उतना तेजी से उसको घुमाएगा, उतना तेजी से जनरेटर घूमेगा, उतना तेजी से फ्लक्स कटेगा, जितना तेजी से फ्लक्स कटेगा उतना तेजी से ईएमएफ जनरेट होगा। ये मामला है। कहते हैं ये देखो, ये बंद है, पानी है, ये बंद है, ये पानी है, ये क्या है, बंद है, बंद में कर दिया हम छेद, ये पानी स्टोर हुआ, क्या है ये वाटर, ये क्या है, इसमें हम कर दिया छेद, पहले पानी स्टोर किया, हाइट बढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, और यहाँ पर छेद किया, छेद करने के बाद कहाँ आया, किसकी था, ये जो पाइप है ना, इसको पेन स्टॉक कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, पेन स्टॉक की सहायता से पानी कहाँ गिरा, कहाँ पर, टरबाइन जब घुमा, जनरेटर को क्या किया, घुमा दिया, जनरेटर घुमा दिया, यहाँ से बिजली निकलने लगा, बोलो। ये जो पानी है ये ड्राफ्ट ट्यूब की मदद से फिर ड्राफ्ट ट्यूब और टेलरेस की मदद से फिर नदी बनकर बह गई, ठीक है, बोलेंगे। तो जिस पाइप के द्वारा पानी जाता है क्या कहते हैं उसको, पेन स्टॉक, और टरबाइन के जस्ट बाद क्या लगा, ड्राफ्ट ट्यूब, और ड्राफ्ट ट्यूब के बाद टेलरेस, टेलरेस होते हुए पानी बाहर निकलता है, यहीं पर फिर होता है सर्ज टैंक, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। इसमें कोई दिक्कत है, यहाँ से फिर ट्रांसमिशन लाइन में करंट चला जाता है, ठीक है। यहीं पर देखो ये जस्ट यहाँ से निकला कहाँ घुस गया, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को क्या करेगा, बढ़ा देगा, मतलब अप करेगा, स्टेप अप किया, स्टेप डाउन, स्टेप अप क्यों लगाएंगे, स्टेप अप क्यों लगाएंगे, बोलो, क्यों लगाएंगे रे, वोल्टेज उच्च वोल्टेज पर भेजना आसान है, वोल्टेज आएगा तो करंट का मान कम होगा, तो तार गरमाएगा तो बहुत आसानी से करंट देते हैं। अब दोस्त मेरे आ जाओ इधर, इस विधि में तो देखो यहाँ पर कौन ऊर्जा है, ये जो पानी गया कौन ऊर्जा, आई काइनेटिक एनर्जी, यही काइनेटिक एनर्जी यहाँ है ना, यहाँ से जब जनरेटर से आउटपुट निकला तो कौन एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ कौन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किसमें बदले, काइनेटिक एनर्जी, आई काइनेटिक एनर्जी से कौन एनर्जी मिला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बोलो हाँ, बोलो हाँ, तो बोलो हाँ, हाँ, पहले कौन ऊर्जा, बाद में कहेगा कौन ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किसमें बदले, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से फिर इलेक्ट्रिकल। अगर ये स्टेप और बीच में काटिएगा तो काइनेटिक एनर्जी से विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना होती है, ये जो टरबाइन का काइनेटिक एनर्जी है ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना करके विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो पुराने छात्र होंगे उनको पता होगा कि जनरेटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो दोस्त अगर ये काइनेटिक एनर्जी आया, टरबाइन को घुमाया, तो यहाँ फ्लक्स कटेगा ना, तो फ्लक्स कटेगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना होगी, बोलो, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलेगा, बोले नहीं करेगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना के द्वारा क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलेगा। तो कहते हैं दोस्त मेरे, देखो हाइड्रो पावर प्लांट है, बोलेंगे, हाँ इधर आ जाओ, जल शक्ति संयंत्र, इस विधि में जल की स्थितिज या गतिज अगर आप यहीं से ले लेते हैं तो हम कहेंगे स्थितिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बोलो, या कहेंगे गतिज ऊर्जा किसमें बदलता है, विद्युत, या कहेंगे स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलकर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना के द्वारा विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है, है कि नहीं, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलकर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना के द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, या यूं कहें स्थितिज या गतिज ऊर्जा विद्युतीय ऊर्जा में बदल जाती है। अच्छा यूं कहें कि गतिज ऊर्जा विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है, ये भी सही है। अगर हम कहें स्थितिज ऊर्जा विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है, ये भी सही है, क्योंकि ऊर्जा तो उत्पन्न की जा सकती है, नहीं नष्ट की जा सकती, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है, स्थितिज ऊर्जा ही गतिज ऊर्जा में बदला, गतिज ऊर्जा ही विद्युत ऊर्जा में बदला, हो कि ना, झूठे हो कि हो, हैं नहीं समझ में आ रहा है, अरे बाप रे।
अब दोस्तों यहाँ हम बात कर रहे थे, कहीं कहीं आप देखिएगा ना, जब क्वेश्चन बहुत टफ नहीं करेगा तो कहेगा बांध की स्थिति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ये भी सही है। बांध से निकलने वाले पानी की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ये भी सही है। टरबाइन से निकलने वाले गतिज ऊर्जा को या यांत्रिक ऊर्जा को, जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब देखो ये बड़ा सुंदर सा लाइन है, अगर आप इसको अच्छे से समझिएगा तो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा के बारे में शायद आपको पता होगा कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बराबर कौन ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बराबर कौन ऊर्जा, कौन ऊर्जा, यांत्रिक। देखो बात बताओ, अगर हम कह दिया अल्टरनेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो ये क्या, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ का काइनेटिक एनर्जी। ये पोटेंशियल प्लस काइनेटिक बोले तो यांत्रिक, यांत्रिक कह दिया तो दोनों आ गया, अन्य तो सीधा कहेंगे पोटेंशियल को विद्युत में गलत हो जाएगा, 100% सही नहीं है, काइनेटिक को विद्युत में ये भी गलत हो जाएगा, बोलो। लेकिन अगर दोस्त ये ऑप्शन नहीं है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तब या तो पोटेंशियल एनर्जी को विद्युत में या तो काइनेटिक को विद्युत, तो क्या दोनों रहेगा, तब क्लोज में देखो क्या है, काइनेटिक को विद्युत में, मेनली तो काइनेटिक को विद्युत में बदलते हैं, बोलेंगे समझ में आ रहा है। इसलिए देखिए अधिकतर लिखा रहता है अल्टरनेटर यांत्रिक ऊर्जा को ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा का मतलब पोटेंशियल प्लस काइनेटिक दोनों, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का काइनेटिक दोनों मिला के यांत्रिक ऊर्जा, तब यांत्रिक ऊर्जा कितना बदल गया विद्युत में। लेकिन जो क्वेश्चन आपको डीएमसी का क्वेश्चन था उसमें ये क्वेश्चन था कि जनरेटर क्या करता है, तो उसमें आंसर था विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, सही है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को कौन बदलता है विद्युत, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि नहीं आया। अब देखो ये हमारा पावर प्लांट है, ये हाइड्रो पावर प्लांट है, बोलेंगे ये कन्वर्टर टर्मिनल है, ये लो वोल्टेज होगा तो लो वोल्टेज यहाँ है, यहाँ लो वोल्टेज है, इसको किसमें बदलेगा, ये इधर अगर लो वोल्टेज होगा तो इधर क्या हो जाएगा, हाई वोल्टेज। इस तार के द्वारा यहाँ क्या, ये ट्रांसमिशन लाइन है, ये क्या है, ट्रांसमिशन लाइन, ये क्या है, सब स्टेशन, सब स्टेशन से कहाँ गया डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से तो मीटर में, मीटर से कहाँ गया कस्टमर, भैया पहले होगा ट्रांसमिशन, और ट्रांसमिशन के बाद क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड क्या डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से होता है, सब स्टेशन से, सब स्टेशन से क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन, यही लाइन जो है कौन लेना है, सर्विस कौन लेना है, ठीक है। लो देखो ये पानी पेन स्टॉक है, पेन स्टॉक से पानी गया इस पर गिरा, इसको क्या किया, घुमा दिया, घुमा दिया, छोटा जनरेटर है, छोटे जनरेटर को क्या कहते हैं, डायनामो, इसको घुमा दिया क्या मिला, विद्युत, विद्युत मिला। यही बांध है, बांध से हम पानी को निकाल के ऐसे गिरा देते हैं, कहते जल विद्युत आदि ऐसा भी नहीं है, ये पानी जो है बांध से तुम देखना जो गिरते रहता है, जितना हमको पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत है उतने हम पानी को रोकते हैं, ऐसा नहीं पूरा नदी को खड़ा होकर रोक देना है, तो चुची लगा देना है, बचता ही रहे। जैसे रुकना उतने है जितना जरूरत है, जितना प्रेशर हमारा यूज में आएगा उतने रोकेंगे, बाकी को जाने देंगे, बोलो ऐसा नहीं इंजीनियर खाने के पता चला साले को पूरे बांध को रोको, एक चुची लगा दो, जनरेटर तोड़ा सही लेके वजह तो पार कहते हैं, इसीलिए बहुत सारा खुला हुआ है, अब बहुत सारा क्या है बंद भी है, जब तक हमको जरूरत होगा उतने लेंगे। तो कहते हैं जल विद्युत जनित्र प्रवाही ध्रुव प्रकार के होते हैं, प्रवाही ध्रुव मतलब प्रवाह का यूज करते हैं हम लोग इसमें, कुछ खास नहीं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा स्रोत का उपयोग मैदानी इलाकों तथा पहाड़ी इलाकों दोनों क्षेत्रों में करते हैं। पहाड़ी इलाके में बाहर से जो पानी गिरता है उसको एक पाइप में लेके फिर उसको टरबाइन में क्या करेंगे, गिरा देंगे। मैदानी इलाके में मैदानी नदियां जो आती है बोलेंगे सामान्यतः जल टरबाइन की चाल कितना आरपीएम, प्लांट उत्पादन क्षमता पर और या प्लांट की उत्पादन क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्यतः 400 आरपीएम होता है, लेकिन डिपेंड करेगा प्लांट की उत्पादन क्षमता ज्यादा होगा, लेकिन कितना होगा 1500 कम होगा, इसलिए तो इसमें कौन लगाते हैं साइलेंट के सिलेंड्रिकल क्या लगाते हैं, साइलेंट पोल रोटर लगाते हैं क्योंकि उसकी व्यास ज्यादा होता है, उसका गति कम है। तो तुमको क्या है सिलेंड्रिकल लगा दीजिए, गति ज्यादा होगी, ये तो कर सकते हैं। कहोगे जब सर रोटरी कम हो रहा है तो सिलेंड्रिकल लगा दीजिए, समझे, सिलेंड्रिकल लगा दीजिएगा। तो उसमें तो ये जो धुरी है ये कैसा होगा देखो, टरबाइन सिलेंड्रिकल ऐसा होगा तो तुम्हारा टरबाइन हो जाएगा ऐसा, ऐसा प्लेट होगा, ऐसा प्लेट उधर भी होगा। अगर साइलेंट पोल लगा तो कैसा होगा, इतना बड़ा पे गिराओगे ना तो धुरी स्वाभी लेगा, नाच भी जाएगा। इतना बड़ा पे गिराओगे क्या करेगा, तोड़ देगा, क्योंकि पानी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से नीचे गिरेगा। पोटेंशियल एनर्जी मतलब कौन बल, गुरुत्वाकर्षण बल बोलेंगे, इसलिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, साइलेंट का कि सिलेंड्रिकल का। अरे कितना बढ़िया साइलेंट है, देखो व्यास ज्यादा है और अच्छी लंबाई कम, बोलो। और इसका आरपीएम 400 आरपीएम सामान्यतः है, लेकिन इसका कोई फिक्सेशन नहीं है, वो तो डिपेंड करेगा कि कितनी क्षमता का है। अब बढ़िया बांध पकड़ा जाएगा तो आरपीएम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब आरपीएम बढ़ जाएगा तो बिजली ज्यादा पैदा होगा, लेकिन क्या आप उसको स्टोर कर सकते हैं, इसलिए हम लोग दूसरे राज्य को सप्लाई देते हैं। तो कहिएगा अभी देखिए बहुत सारे लोग जैसे तुम लोग फ्यूचर में चला नेता भी बनेगा ना, नेता ऐसा बनो कि तुम्हारी बात में अगर लॉजिक हो तो लोगों को समझ में आ जाएगा तुरंत कि बढ़िया आदमी है, अगर नॉलेज है। ऐसा नेता बन जाओ, तुम कुछ पढ़ो लिखो नहीं, सीधा नेता बन जाओ, तो वही आलू से जो है बकरी निकालोगे। आलू क्या निकालते, इधर से आलू देंगे उधर सोना निकलेगा, जबकि वो कंप्लीट फर्जी बात था, वो एडिट करके जो है ना, जैसे कहीं कभी बोले होंगे आलू देंगे, आप कोनो भाषा में बोले होंगे सोना निकलेगा, अब दोनों को ऐड करके आलू देंगे निकलेगा। कितना बड़ा मूर्ख आदमी बेचारा लंदन से पढ़ के आया। तो कितना आरपीएम तक दोस्तों 400 आरपीएम, लेकिन आरपीएम बढ़ सकता है, ये आरपीएम जो है बढ़ सकता है, डिपेंड अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। क्लियर है, उम्मीद करते हैं यांत्रिक ऊर्जा समझ गए होंगे, स्थिति ऊर्जा भी समझ गए होंगे, बीच वाला भी समझ गए होंगे। ऑप्शन आपके साथ कितना खेलेगा तो आप ऑप्शन के साथ खेल जाइए। थैंक यू वेरी मच। हेलो हेलो हेलो, शुरू करें दोस्त। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट देखिए, ये मेनली आपका आ जाओ इधर, यही फिगर मेनली आपको किधर क्या रही,
फिगर को मेनली आपको समझना है, गौर फरमाइएगा इसमें सारे पार्ट्स, ठीक है ना। नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि भैया वो बांध होगा, उससे पानी निकलेगा और पानी टरबाइन पे गिर जाएगा, टरबाइन घूमने लगेगा और फ्लक्स कट जाएगा, ये जनरेट हो जाएगा, नहीं जानते हैं। नॉर्मली हम लोग अगर एकदम साफ सुथरा शब्दों में कहें, ये बांध होगा, बांध में पानी भंडारित करेंगे, यहाँ से वो छेद कर देंगे, आई छेद से एक गिर जाएगा टरबाइन पर, टरबाइन को जनरेटर से जोड़ देंगे, जनरेटर घूमने लगेगा, बिजली पैदा। अब फिर ये पेन स्टॉक है, इसके माध्यम से फिर यानी टेलरेस होते हुए क्या हो जाएगा बाहर, ये मेन मामला है, बोलिए। लेकिन ये मेन मामला नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसका दक्षता जो है तो उसमें बहुत ज्यादा होता है। जैसे थर्मल पावर प्लांट का दक्षता 30%, इसका दक्षता 80 से 85%, कितना परसेंट, इसकी दक्षता 80 से 85%, दक्षता इसकी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके बहुत डिसएडवांटेजेस है। वही पीडीएफ है भैया ना, क्यों नहीं पीडीएफ है ना। हाँ अब देखो, लेकिन मामला क्या है दोस्त, कि अगर मान लो बारिश में तो पानी रहेगा, बारिश खत्म हो जाएगा तब पानी नहीं रहेगा, तो पानी को स्टोर करना होगा। जहां पर पानी स्टोर करते हैं उसको रिजर्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, जहां पर पानी स्टोर करते हैं उसको क्या कहते हैं, रिजर्वायर, ठीक है। यहाँ पानी स्टोर करते हैं उसको रिजर्वायर कहते हैं। एक बात बताओ, कभी ऐसा भी तो होगा कि नदियों को हम लोग घेर दिए हैं, तो पानी ज्यादा हो जाएगा, धक्का भी मारेगा बांध पे, उस धक्का को रोकने के लिए भी चाहिए कि जब पानी तेजी से आए तो उसको रोक सके। न रसीदा तो मीटर छोड़ के बना दो, बांध चल जाए तो अगर मान लो आपका बारिश का टाइम में पानी रहेगा, लेकिन अगर बारिश नहीं है, सुखाड़ है, तो पानी चाहिए यहाँ, पानी स्टोर करने का बहुत बड़ा एरिया में और बहुत कम कम करके हम छोड़ेंगे तो पानी लंबे समय तक चलेगा, बोलेंगे। उसके लिए पानी को यहाँ स्टोर करना होगा, बोलो, और धक्का नहीं लगे बहुत ज्यादा पानी आने पर, उसका भी जुगाड़ करना होगा, बोलो। अच्छा मान लो ये पाइप पेन स्टॉक है, ये बीच में कहीं फट गया, तो पानी तो लीक करने लगेगा, बहुत तेजी से लीक करेगा, बांध टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, तो इसका भी कोई जुगाड़ करना होगा कि अगर ये पानी यहाँ से फट जाए तो यहीं पर हम पानी को रोक दें, यहाँ पर पानी रोक दें, फिर पानी कहीं से पानी का भी जुगाड़ करना होगा, बोलेंगे। या वर्षा के टाइम में बहुत ज्यादा पानी हो जाए, अभी ज्यादा पानी को पानी का जुगाड़ करना होगा, बोलो। ये जो पेन स्टॉक है, इसमें अगर मान लो पानी कभी कभार ऐसा हो जाएगा कि पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो जाएगा, उसको भी स्थान देने के लिए कोई चाहिए। अब कोई ऐसा हो जो इसमें जो घट जाए तो पानी थोड़ा मिला भी दे, वो चाहिए। इसमें हवा का बुलबुला हो तो उसको हटा भी दे, वो भी चाहिए। ज्यादा हो जाए तो उसको स्थान दे दे, आप कम हो जाए तो अपने में से दे दे, वो चाहिए ना। हवा का बुलबुला हो तो उसको भी क्या कर दे, निकाल। अब देखो, तो ये सारी व्यवस्थाएं जब आप करिएगा तब जाके आपका काम होगा, और नहीं तो खाली बांध बना दीजिएगा, वो पाइप ले जाकर डाल दीजिएगा, तब तो फिर सुखाड़ में दिक्कत होगा, बरसात में भी दिक्कत होगा, अधिक पानी होने पर दिक्कत होगा, कम पानी होने पर दिक्कत होगा, पाइप फटने पर दिक्कत होगा। सेफ्टी वेल चाहिए, सेफ्टी वेल चाहिए ना, कि अगर ज्यादा हो जाएगा तब क्या करना है, कम हो जाएगा तब कहां रोक देना है। अगर मान लो हमको पता चल गया यहाँ से फट गया, हम यहीं रोक देंगे, अब पानी को दूसरे मार्ग से बहा देंगे, बोलो। तो ये सारी चीजों की व्यवस्था करनी होगी, इसी के लिए हम लोग इस मैकेनिज्म की ओर चलते हैं। देखो, अगर आपको पता है कि पेन स्टॉक से पानी जाता है, पेन स्टॉक से कहां जाता है, पावर हाउस में, बोलेंगे। ये जो ऊपर वाला ये रिजर्वायर है, रिजर्वायर उसे कहते हैं जहां पानी स्टोर होता है। ये दोस्त हो गया आपका बांध, क्या हो गया, क्या हो गया, बांध हो गया। यहाँ बांध में हम लोग एक प्रेशर चैनल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ये प्रेशर चैनल से पानी को लेकर जाते हैं, ये प्रेशर चैनल है, इससे पानी को लेकर जाते हैं। यहाँ पर एक सर्ज टैंक बना होता है, जब इसमें पानी ज्यादा होता है तो इसको स्थान देता है, इसमें पानी स्टोर हो जाता है। और जैसे पानी कम होता है, जैसे पानी तो चला कैसे बढ़ता है, अस्थिर बढ़ता है, कभी ज्यादा कभी कम बढ़ता है, तो जब ज्यादा होगा तो ऊपर स्थान देगा, कम होगा धीरे धीरे। इसके जस्ट बाद क्या लगा होता है, वेल वाल्व, वेल वाल्व कटेगा, कहीं पर भी पेन स्टॉक फट गया, अब यहाँ रोक देंगे, रोक देंगे तो फट जाएगा, तीन फटे, उसके लिए पानी को फिर बाईपास से बहा देंगे, बोलो। अगर ये फट गया तो यहाँ पर कंट्रोल रखते हैं, इसको बंद कर देंगे, इसमें पानी जमा नहीं करेंगे, बोलो। और अगर इसमें पानी का भाव कम ज्यादा हुआ तो उसको मेंटेन करने के लिए कौन है, सर्ज टैंक, क्लियर। अब ये पेन स्टॉक हो गया, ये टेलरेस हो गया, टेलरेस जो प्लांट के बाद जो पानी बहता है उसको क्या कहते हैं, टेलरेस। यहाँ होता है हेडरेस, इसको कहते हैं क्या, हेडरेस। ये जो है इसको कहते हैं रिजर्वायर, क्या कहते हैं इसको, रिजर्वायर। लेकिन रिजर्वायर भी जो होता है ना, ये ऐसा नहीं होता है एक्चुअल में, ये पानी को स्टोर करके करता है, यहाँ पर एक गड्ढा टाइप का होता है। अब देखो, रिजर्वायर का काम है पानी को स्टोर करना, आई जो गड्ढा है इसका काम है थक्का को रोक देना। तो पानी का धक्का आएगा ना, तो पानी का धक्का आएगा, पानी जैसे टकराएगा नीचे की तरफ मूव करेगा, डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड में जाएगा, धीरे 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 क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। इसका काम समझ गया। पानी कम ज्यादा होगा क्या करेगा, उसको मेंटेन करेगा, ज्यादा होगा ले लेगा, कम होगा दे देगा। वेल हाउस की अगर हम बात करें, पेन स्टॉक जब फटेगा यहाँ से बंद कर देगा, ये सेफ्टी वेल मान लो इसको, ये सेफ्टी है। यही नहीं, पावर हाउस में कुछ हो जाएगा, टरबाइन टूट जाएगा, कुछ हो जाएगा, यहाँ बंद कर देंगे। अगर बरसात का टाइम है तो बाईपास खोल देंगे, बरसात का काम टाइम नहीं है, पानी अस्थिर छोड़ देंगे, बंद करके खाली छोड़ देंगे, बोलो। सर्ज टैंक कहां लगा होता है, डैम और वेल हाउस के बीच में क्या लगा होता है, सर्ज टैंक। वेल हाउस कहां लगा होता है, पेन स्टॉक के शुरू में, के अंत में, शुरू में ना। सर्ज टैंक भी एक प्रकार का रिजर्वायर है, रिजर्वायर वो होता है जो किसी चीज को क्या करता है, स्टोर करता है। समझ में आया कि नहीं, नहीं आया, अब धीरे धीरे और समझ में आएगा। जैसे हम लोग शुरू में पढ़ते थे तो नॉर्मली पढ़ते थे भैया पेन स्टॉक से पानी आएगा, टरबाइन को घुमाएगा, फ्लक्स कटेगा और ये मैप चलेगा, लेकिन सेफ्टी फीचर चाहिए ना, तो सारी चीजों से सेफ्टी को हम लोग एक एक करके देखें। एनएफ बराबर 120 टाइप ये होगा। अब बताओ इसमें साइलेंट पोल की सिलेंड्रिकल, साइलेंट पोल देखो, इसका चलाने का कॉस्टिंग एकदम कम है, और रनिंग कॉस्ट इसका बहुत कम है, लेकिन प्रारंभिक कॉस्ट बहुत ज्यादा है। प्रारंभ करने के लिए बांध बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा, उसी की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, नदी पर बांध बनाना है, उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, रनिंग कॉस्ट इसका बहुत कम है, लेकिन इसकी दक्षता बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें कोई प्रदूषण नहीं है, इनपुट हमको कुछ देना ही नहीं है, पानी नॉर्मल अवेलेबल है, ऐसा थोड़ी कि पानी कोयला के जैसा हमको खरीदना है, पानी नॉर्मली अवेलेबल है, तो इसका इनपुट कॉस्ट बहुत कम है, नहीं समझा, बोलेंगे थोड़ा थोड़ा बुझाएगा ना, अब धीरे धीरे अपना बुझा जाएगा, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जल शक्ति संयंत्र, आइए भी हम आपको बताते हैं कि इसमें स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को फिर यहाँ यांत्रिक ऊर्जा कर दीजिए, यांत्रिक वाली जगह दोनों हो जाएगा,
यांत्रिक ये स्थिति और गति दोनों को समेट के यहाँ यांत्रिक ऊर्जा मिला, यांत्रिक ऊर्जा से क्या मिलेगा, विद्युत ऊर्जा मिलेगा। क्लियर प्यारे विद्यार्थियों, इतना सुंदर बच्चा गुस्सा करेगा, लेकिन कुछ कुछ सुंदर भी है। इस विधि में जल की स्थिति या गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कहता है, बदला जाता है। स्थितिज ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए बैरेज या डैम बनाकर जल को ऊंचाई तक एकत्रित किया जाता है और फिर जल को टरबाइन में गिराकर उसे अल्टरनेटर चलाया जाता है। सत्य की असत्य, जल विद्युत जनित्र में प्रवाही ध्रुव प्रकार के होते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा स्रोत का उपयोग मैदानी इलाकों तथा पहाड़ी इलाकों दोनों क्षेत्र में करते हैं। सामान्यतः जल टरबाइन की चाल कितना आरपीएम या प्लांट की उत्पादन क्षमता पर निर्भर करती है। हाइड्रो पावर प्लांट में कम गति के लिए समुन्नत बोले तो साइलेंट पोल प्रकार का अल्टरनेटर प्रयोग करते हैं और हाइड्रो पावर प्लांट के रोटर की गति एनएस बराबर 120 F/P बोले तो F बोले तो या बेस लोड प्लांट के रूप में प्रयुक्त होता है। बेस लोड प्लांट इसको कहते हैं। गवर्नर, आज तुम हमेशा ध्यान रखना, कभी भी गति को कंट्रोल किसके द्वारा करते हैं, गवर्नर के द्वारा। एक लाइन में समझो फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। अगर फ्यूल हो गया पानी, तो पानी को कंट्रोल कर लेंगे, कम ज्यादा कर लेंगे, गति कम ज्यादा नहीं हो जाएगा। गवर्नर का काम है स्पीड को क्या करना, कंट्रोल। अगर आप इंजन कभी चलाए होंगे तो गवर्नर को ढीला लूज करने से तेल का सप्लाई बढ़ जाता है, जिसके कारण गति बढ़ जाती है। बोलो, गवर्नर द्वारा टरबाइन की गति को क्या कहते हैं, नियंत्रित किया जाता है। पता, टरबाइन अल्टरनेटर को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करता है। सही बात है। टरबाइन जो है वो अल्टरनेटर को यांत्रिक ऊर्जा देता है, तब विद्युत में बदलता है। टरबाइन जो है दोस्त मेरे, ये अल्टरनेटर को कौन ऊर्जा देता है, यांत्रिक ऊर्जा। उसको किस ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा। टरबाइन अल्टरनेटर को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करता है और अल्टरनेटर के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। हम ये कह सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा पहले किसमें बदलता है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बोले तो यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा बोले तो विद्युत ऊर्जा। अगर यहाँ यांत्रिक गति दोनों ना आ गया हो, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस कौन ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। अगला, जल विद्युत शक्ति संयंत्र का शक्ति उत्पादन में कौन स्थान है, दूसरा कौन स्थान है। देखो, पहला स्थान किसका है, थर्मल पावर प्लांट, और दूसरा किसका है, जल शक्ति संयंत्र का। पहले स्थान पर कौन है, तापीय विद्युत संयंत्र। यह संयंत्र सबसे पुराना एवं सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। नवीकरणीय है परंपरागत, पहले से यूज हो रहा है, लेकिन है ही नवीकरणीय। आप एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं, जो नष्ट हो कि नहीं हो। तो पानी कभी नष्ट होगा, पानी नष्ट हो जाएगा, अब बचेगा क्या। जैसे ये है परंपरागत, पहले से यूज हो रहा है, लेकिन है नवीकरणीय। नहीं समझोगे, क्या समझा। ये है परंपरागत मतलब पहले से यूज हो रहा है, लेकिन नवीकरणीय इसलिए है कि ये कभी समाप्त नहीं बुझा रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसको कहते हैं, जो समाप्त ना हो, और नवीकरणीय जो समाप्त हो जाए। हाँ, यह है परंपराओं से चलते आ रहा है, लेकिन है क्या नवीकरणीय, क्योंकि ये कभी समाप्त नहीं होगा। कहते हैं यह संयंत्र सबसे पुराना एवं सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। और इस संयंत्र की दक्षता सबसे ज्यादा लगभग कितना परसेंट, 85 से 90%। थर्मल पावर प्लांट की दक्षता 30%। कितना परसेंट, बहुत कम है, लेकिन उसका एक एडवांटेज है क्या, पर्सनल यूज कर सकते हैं हम, बांध बनाने की जरूरत नहीं है, लागत प्रारंभिक कम है, बोलेंगे, और उसके लिए पानी की आवश्यकता नहीं है, और कोयला नियत ऊर्जा का स्रोत है, पानी नियत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। उसके लिए बहुत बड़ा पानी को नहीं लग रहा, 100-200 करोड़ 500 करोड़ का मामला हो जाएगा। लेकिन टरबाइन, बॉयलर टरबाइन के लिए बहुत ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। इसकी दक्षता कितना परसेंट, 85 से 90%। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन स्टेशन में परिचालन लागत कम, चलाने का लागत तो चाहिए नहीं है। परिचालन मतलब चलाने का लागत कम की जाती है, लेकिन इनिशियल कॉस्ट, चलाने का लागत कम तथा आरंभिक लागत बहुत उच्च। अगर जल विद्युत संयंत्र में ईंधन परिवहन की लागत व्यवहार में कितना, ईंधन देने की आवश्यकता है। ईंधन परिवहन मतलब ट्रांसमिशन, जैसे कोयला को ले जाना होगा कंपनी तक, ले जाना आसान है, 300 किलोमीटर गाड़ी से जाओगे, ट्रक ले लो, 8,000 का बिल दे दो। ये वो फ्रीज मंगवाए हैं घर से, तो 7,500-8,000 रुपये लाने का, उतना खरीद लेते ना, 1.5 लाख का था। पागल, जैसे 8,000 रुपये उसको लाने का कॉस्टिंग था। अब तुम समझ लो कि अगर 500 किलोमीटर कोयला पहुंचाना है तो उसकी तो कॉस्टिंग आएगी ना। यहाँ तो ट्रांसमिशन परिवहन का क्या लागत, कोई लागत नहीं है, कोई लागत है, कोई लागत नहीं है। पनबिजली संयंत्र ऊर्जा का कौन स्रोत है पारंपरिक, लेकिन है नवीकरणीय। पारंपरिक कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो पारंपरिक है लेकिन नवीकरणीय है, जैसे पनबिजली पारंपरिक है लेकिन नवीकरणीय। विंड पावर प्लांट पारंपरिक है लेकिन कैसा है, नवीकरणीय, क्योंकि ये कभी समाप्त नहीं। बड़ा जल विद्युत संयंत्र की उत्पादन की अवधि अधिक होगी, उत्पादन में समय अधिक लगेगा, छोटा में तुरंत हो जाएगा। लेआउट ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, एक एक करके बढ़े, अब एक एक करके हम लोग इसके पार्ट को पढ़ेंगे। जल विद्युत संयंत्र के प्रमुख भाग, पहला तो बांध है। अब बांध जो है दोस्त मेरे, बांध ऊपर से नीचे जाने पर मोटा कर दिया जाता है, ऊपर से नीचे जाने पर। इसलिए दोस्त मेरे, भाई मेरे, बहन मेरी, बाबू मेरे, ये हाइट जब बढ़ेगा ना, हाइट बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा ना, लेकिन दोस्त मेरे गहराई जो बढ़ेगा, पी बराबर होता है रो जी एच, पी प्रेशर है। और आपको पता होगा प्रेशर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटता है, बर्नौली का प्रमेय है। किसका प्रमेय, बर्नौली कहता है कि प्रेशर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा, अब प्रेशर घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। हमको ये बताइए, गहराई बढ़ेगा, एच गहराई है, गहराई बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा ना, दाब बढ़ेगा तो गति ऊर्जा, अगर ऊर्जा कम होगा तो जल की कभी कम होगा जाती है, कम होगा तो जल शांत होगा कि क्या होगा। अब देखो, जो गहराई बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा कि घटेगा, तो नीचे दाब ज्यादा होगा, ऐसा कर देते हैं मोटा, बोले जो गहराई में जाओगे तो गहराई बढ़ने पर दाब बढ़ेगा, गहराई बढ़ेगा दाब बढ़ेगा, तो दाब जब ज्यादा होगा यहाँ तो नीचे मोटा करना होगा कि पतला, मोटा करेगा तो ज्यादा दाब लगेगा, टूटेगा नहीं, बोल नहीं करेगा। अब इसलिए आपको कहेगा बांध को नीचे जाने पर मोटा क्यों किया जाता है। बांध में जो नीचे जाते हैं क्यों मोटाई बढ़ती क्यों है, क्योंकि बांध का जो नीचे जाते हैं दाब का मान गहराई बढ़ने के कारण बढ़ता है। कहेगा बांध में नीचे जाने पर दाब अधिक, नीचे जाने पर मोटा, नीचे मोटा क्यों होता है, कहेंगे नीचे दाब अधिक होता है। जैसे क्वेश्चन एक ही होगा लेकिन आंसर अलग अलग हो जाएगा।
ऑप्शन एक होगा, क्वेश्चन बदलेगा आंसर बदल जाएगा। आंध में नीचे जाने पर, आंध में ऊपर से नीचे जाने पर मोटाई बढ़ता है क्योंकि पहला नीचे दाब अधिक होता है, नीचे दाब अधिक होता। दूसरा, ज्यों ज्यों नीचे जाते हैं दाब बढ़ते जाता है। रुक जा, अभी आंसर मत बोल। सेम क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछेगा। आंध में नीचे मोटा क्यों बनाया जाता है? पहला, क्यों बनाया जाता है, नीचे जाने पर क्यों बनाया जाता है? नीचे जाने पर दाब बढ़ता है, नीचे दाब अधिक होता है। क्वेश्चन चला इस टाइप का पूछा है। दूसरा, क्यों जो नीचे जाते हैं दाब बढ़ते जाता है। उससे पहले तुमको एक बात बताऊं, एक व्यक्ति को चाकू मार दिया, भैया मान लो दो लड़की को चाकू मार दिया, क्या मारते बताओ? मैं कहा ले लो, मान लो हम अपने आप को चाकू मार दिया और हम मर गए। तुम लोग चाहते ही है कि मर जाए? नहीं, तुम लोग हमसे प्यार करता ही नहीं है। इधर आ जाओ। अगर तुमको हम कहते हैं कि तुम देखा कि हम चाकू से मर गए, तुमको क्वेश्चन देगा एसके झा कैसे मरा? एक ऑप्शन देगा चाकू से, दूसरा ऑप्शन देगा स्टील से। एक सेट ऑफ ऑप्शन तुम्हारा रहेगा स्टील से, दूसरा पत्थर से। बुक न रे, चाकू से स्टील से, एक स्टील से पत्थर से। यहाँ आंसर बता क्या होगा? चाकू से मरा, लेकिन यहाँ आंसर क्या होगा? स्टील से। नॉन ऑफ रीजन होगा। अब बोलो कैसे? लेकिन दोस्त मेरे होता क्या है, अभी देखते हैं जीएस वाला नाम का मास्टर रहता है, कोनो क्वेश्चन काट देता है, 3 दिन बाद ओह गलती हो गया। जैसे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना ना, ये अपने आप एक कला है। उसको आपको एक एक चीज उसका समझना पड़ेगा, तब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर पाइए। क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है दोनों समझना हो, खाली पढ़ने से रिजल्ट थोड़ा जाएगा। इसलिए इसमें आंसर चाकू होगा, तो इससे पता चलता है कि चाकू स्टील का होगा। प्लास्टिक के चाकू से मरेंगे तो लग रहा है स्टील के चाकू से मर जाएंगे। अगर यहाँ चाकू बोले तो स्टील ऑटोमेटिक हो गया, लेकिन चूंकि यहाँ चाकू नहीं है, स्टील बोल गया तो चाकू अपने आप होगी। यहाँ अगर चाकू स्टील रहते हुए भी आंसर नहीं है स्टील, यहाँ स्टील है और आंसर है क्योंकि चाकू नहीं आंसर। बोलिए नहीं मुझे क्वेश्चन जैसे जैसे क्वेश्चन बांध में ऊपर से नीचे जा रहा है, ऑप्शन में ऊपर से नीचे जाएगा। अब क्वेश्चन नीचे में धक्का लगा रहा है तो तुम भी नीचे में धक्का लगाओ। नहीं समझाओगे? समझा? अब समझ गया आंसर बताओ। बांध में क्वेश्चन ऊपर से नीचे जा रहा है ना, यहाँ बांध में नीचे मोटा नीचे है क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन ऊपर से नीचे जा रहा है, तुम भी ऊपर से नीचे चल जाओ। व्हाट इज आंसर? बांध में ऊपर से नीचे जाने पर मोटाई बढ़ता है, क्यों? क्यों जो नीचे जाते हैं दाब बढ़ता है। अब बांध में नीचे मोटाई मोटा क्यों बनाया जाता है? नीचे दाब अधिक होती है। हाँ, कितना लोग पूछ गया? पक्का पेज में चाहिए, जल्दी लिख। हो गया? अरे मिल जाएगा भाई, बोलो। करना है कि कुछ करना होगा तब। नमकीन पानी में जो है ना जंग ज्यादा लगता है, सारा पार्ट एक हाथ में नमक खत्म होगा। नमक पानी में तो हड्डी गल जाता है, लोहा डालो गल जाए। बहुत सारा रीजन है। बच्चा बच्ची बेचारी दिमाग लगा रही है, समुद्र वाला काम चल जाता है, बढ़िया काम चल जाता है। तो सर समझाने के लिए बोले थे मर जाइएगा सर, आपको मेरी उम्र लगे। हम तो उम्र लेके करेंगे, जितना जी लिया मेरे लिए काफी। अब जीने की इच्छा काफी नहीं है। हम तो चला उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन मेरा धंधा बुड़ेगा। मैं नहीं बुड़ रहा है, हम इंतजार में है, लेकिन जिस दिन मेरा धंधा बुड़ेगा आराम से चला हिमालय पर जाएंगे, तपस्या में घूमेंगे, फिर वहीं पर आराम से सूत जाएंगे, कहीं नदी पर आए हम सुतल हैं, कोई टोकने वाला नहीं है। हम अब एकांतवास चाहते हैं। चला हो गया, इधर इधर धंधा का टाइम है, हो गया। अब देखो कहते बांध, बांध जल विद्युत शक्ति संयंत्र का सबसे महत्वपूर्ण और महंगा भाग है। बांध मुख्यतः कंक्रीट, सीमेंट और मिट्टी का बनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पानी को क्या करना है? एकत्रित करना है, जिससे कि पर्याप्त शीर्ष मतलब क्या ऊंचाई मिल सके। बांध का आधार चौड़ा होता है, गहरा भी होता है, ताकि पानी द्वारा उत्पन्न प्रतिबल मतलब खिंचाव वो आसानी से क्या कर सके, झेल सके। भंडारण जलाशय, स्टोरेज, रिजर्वायर, ये रिजर्वायर है। इधर चला रिजर्वायर में पानी को स्टोर करके रखोगे बांध के पास, तो वर्षा खत्म हो जाएगा तो सुखाड़ में काम आएगा। बोलो ने अच्छा बात पता चला। ये वो मान लो बड़ा सा टैंक ले लो तुम, 1000 लीटर का, कितना लीटर का? उसमें एक छोटा सा छेद कर दो, पानी को इसके खत्म होने में कितना देर लगेगा? कितना देर लगेगा? हम छोटा सा छेद करो, 1 घंटा,
1000 लीटर पूरा रात थोड़ा थोड़ा करके रिसेगा। अब मामला ये है, कुछ बच्चे के दिमाग में ये आएगा सर पानी तो बह रहा है से कितना आप स्टोर कीजिएगा। ये स्टोर नदी को कर रहे हैं, चापाकल से बाल्टी में नहीं भर रहे हैं। स्टोरेज कैपेसिटी जो है ये नदी की यहाँ पर रिजर्वायर है, यहाँ गहराई भी होता है और तब यहाँ पर पानी को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो कहते हैं भंडार इसका काम है, तो उसमें पानी को स्टोर कर लिया, सुखाड़ के समय में हमको दिक्कत नहीं। अब सुखाड़ कितना नहीं होता, ऐसा थोड़ा है कि बारिश हुआ अपनी सूख गया। बारिश होता है, बारिश के कुछ दिन बाद तभी तो पानी चलते ही ना रहता है, तो पानी तुमको मिलते रहेगा। लेकिन एकदम कौन टाइम में, मार्च अप्रैल के टाइम में, जून अप्रैल मई जून के टाइम में, वही 3-4 महीना दिक्कत होता है पानी का, तो उसके लिए रिजर्वायर काफी होता है। तो कहते हैं कि बांध के पीछे पानी की एक झील, बांध के पीछे पानी की एक झील जिसमें पानी एकत्रित किया जाता है उसे स्टोरेज रिजर्वायर कहते हैं। भंडारण जलाशय संयंत्र की मूलभूत आवश्यकता होती है, इसकी मूलभूत आवश्यकता है। ये नहीं रहेगा भी सब काम अधूरा है, बोलेंगे। तो कहते हैं भंडारण जलाशय का मुख्य उद्देश्य तो वही जलाशय हो गया। ये क्या हो गया, जलाशय। भंडारण जलाशय का मुख्य उद्देश्य वर्षा ऋतु के दौरान पानी को एकत्रित करना, ताकि इस पानी का उपयोग सूखे मौसम के दौरान किया जा सके। भंडारण जलाशय प्राकृतिक या कृत्रिम दोनों पर। जैसे मान लो कोई नदी ऐसा है जो बहुत गहरा है, तो काम हमको बनाने की जरूरत है, प्राकृतिक से काम चल जाएगा। या कोई नदी ऐसा है कि पूरा ढलान पे है, ऐसे है बरसाती नदी है, मतलब बारिश होगा तभी उसमें पानी आएगा, ढलान पर पानी को रोक देंगे, यहाँ से वहां जमा हो जाएगा। अगर मान लो पूरे ढलान पे नदी है, ढलान पे नदी ऐसे ढल रही है, अब वर्षा में ही बरसाती पानी आता है, तो उसको हम चला रोक देंगे, यहाँ से वहां पानी स्टोर हो जाएगा। 5 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक पानी स्टोर है, धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे, यूज करते जाएंगे। वो क्या प्राकृतिक, जहाँ ऐसा नहीं है वहां कृत्रिम बनाना पड़ेगा। तो कहते हैं ये प्राकृतिक भी हो सकता है और कृत्रिम भी। अब देखो 4 बे इसको कहते हैं। 4 बे किधर गया, इसमें फिगर में दिख रहा है, ये तो आफ्टर बे है, यहाँ ये 4 बे एक्चुअल में चला ऐसा होता है। इसका अगर एक्चुअल फिगर देखोगे, ये मान लो ये पानी का स्तर है ना, पानी का ये लेवल है ना, लेवल ऑफ वाटर ये है, बोले इसमें एक 4 बे बना दिया जाता है, अड्डा टाइप। इससे क्या होता है, पानी जब झटका भी मारता है ना, तो बांध पर असर नहीं पड़ता, पानी यहाँ से टकरा के नीचे गहराई तक जाता है, गहराई में जाने पर दाब अधिक होगा, दाब अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, धीरे धीरे जल क्या हो जाएगा, शांत नहीं समझा। जैसे यहाँ से जब पानी टकराएगा तो नीचे क्यों हो जाएगा, जैसे हम पानी हम यहाँ टकराएंगे तो हम गिरेंगे ना, गिरेंगे तो जैसे गहराई बढ़ जाएगा, गहराई बढ़ जाएगा तो दाब बढ़ेगा, यूआरओजीएच दाब बढ़ेगा, तो कंट्रोल करने का दाब बढ़ेगा तो गिर जा हटेगा, कैनेटिकली यहाँ क्या हो जाएगा, कम कैनेटिकली कम हो जाएगा, तो जल स्थिर हो जाएगा, तो झटका से सुरक्षा मिल जाएगा। रिजर्वायर जो ये है, इसका काम है वर्षा के समय पानी की, सुखाड़ के समय पानी की क्या करना, सप्लाई करना। आज ये जो 4 बे है, 4 बे जो है इसका काम है तो उसमें पानी का झटका को क्या करना, रोकना। तो कहते हैं एक 4 बे है, वही क्या है, आफ्टर बे। कहते हैं अग्रेतर खाड़ी, खाड़ी समझते हैं, गड्ढा जलाशय नियंत्रक के रूप में कार्य करता है, इसके रूप में काम करता है। और आगे देखो है ना, ये बांध है, अरे बोलो ने दोस्त मेरे, ये हो गया तुम्हारा हेड्रेस। हम बोलते हैं सबसे ऊपर में क्या होता है, हेड्रेस। ये जो गड्ढा ये 4 बे है, यहाँ से क्या है, पेनस्टॉक। अग्रेतर खाड़ी की सहायता से नदी या नहर के पानी को में उतार चढ़ाव का असर, झटका उतार चढ़ाव जो पानी में होगा उसका असर जल शक्ति संयंत्र की कार्य प्रणाली पर नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा, तो बता दिए कि जब पानी टकराएगा तो नीचे जाएगा, बांध से टकरा के नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो नीचे दाब अधिक, हाइट यूआरओजीएच ना, तो नीचे जाके दाब हो जाएगा, गहराई अधिक, दाब अधिक हो जाएगा, दाब अधिक हो जाएगा तो दाब अधिक हो जाएगा, तो क्या होगा, हाँ दाब अधिक होगा तो गति कम हो जाएगा, गति कम हो जाएगा, झटका का असर पड़ेगा, झटका मतलब गति से झटका लगेगा और उसका असर नहीं पड़ेगा। अग्रेतर खाड़ी जो है इसका काम है उतार चढ़ाव के असर को बांध पर लगने नहीं देना। ये बुझा रहा होगा। रिजर्वायर का काम क्या है, बारिश और पानी के समय, बारिश और सुखाड़ के समय, वर्षा और सुखाड़ के समय पानी की क्या करना, आपूर्ति करना। सुखाड़ के समय एक्चुअली पानी की आपूर्ति करना, वर्षा के समय पानी को क्या करना, स्टोर करना। किसका काम है, रिजर्वायर। और पेनस्टॉक, पेनस्टॉक को तो चिनिया रहा है तुम लोग, ये पेनस्टॉक है, तो बोलेंगे ये पेनस्टॉक है, ये एक्चुअली में पेनस्टॉक है। दिस वन यहाँ देखो इंटेक है, इसको बंद कर दोगे पानी नहीं जाएगा, खोल दोगे पानी जाएगा, ये पेनस्टॉक है। या एक बंद कंड्यूट क्लोज कंड्यूट पाइप होता है जो जलाशय तथा सर्ज टैंक, अगर तुम देखा होगा दोस्त मेरे ये वाला फिगर में, जलाशय और इसको यहां अगर यूं कहें इसको कि जलाशय और वेल हाउस के बीच में होता है, बोलेंगे इसको हम प्रेशर चैनल कहते हैं। अधिकतर में क्या होता है, यहीं पर आप जब कुछ फिगर देखिएगा जिसमें मान लो प्रेशर चैनल नहीं है, ये प्रेशर चैनल नहीं है, तो यहां पर सर्ज टैंक लगता है। आइए हो गया बांध, ये हो गया बांध। अब बांध के बाद पेनस्टॉक, आई क्या हो गया, सर्ज टैंक। क्या हो गया, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि पेनस्टॉक जो है वो जलाशय सर्ज टैंक होते हुए टरबाइन को क्या करता है, जोड़ता है। जलाशय सर्ज टैंक होते हुए किसको जोड़ता है, टरबाइन को जोड़ता है। पेनस्टॉक, कॉनस्टॉक या एक बंद कंड्यूट पाइप है जो जलाशय तथा सर्ज टैंक को किससे जोड़ता है, जलाशय को या सर्ज टैंक दोनों को टरबाइन से जोड़ता है। यहां से दोस्त मेरे ये पेनस्टॉक है, ये टरबाइन है, ये सर्ज टैंक है। हम ये नहीं कह सकते ये जलाशय है, ये पेनस्टॉक है। पेनस्टॉक जलाशय सर्ज टैंक होते हुए किसको जोड़ता है, टरबाइन। जल विद्युत संयंत्र में यदि किसी नदी, नहर अथवा जलाशय के जल को एक ढालनुमा सुरंग द्वारा जल टरबाइन को प्रदान करने वाले मार्ग को पेनस्टॉक कहते हैं। सही कि गलत, ये जो ऐसा हम लोग मार्ग बनाते हैं ये ढालनुमा ही ना होता है, अन्यथा ढालनुमा नहीं होगा तो मोटर लगाना पड़ेगा। ढालनुमा होगा तो अपने आप चल जाएगा, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, कैनेटिकल एनर्जी बोलो। तो ढालनुमा जल विद्युत संयंत्र में यदि नदी, नहर अथवा जलाशय जल को एक ढालू सुरंग के द्वारा जल टरबाइन को प्रदान करने वाले मार्ग को क्या कहते हैं, पेनस्टॉक। या किसका बना होता है, या स्टील और प्रतिबल सीमेंट कंक्रीट, या स्टील और सीमेंट कंक्रीट, यानी आरसीसी, ये बता आरसीसी, ये बता पीसीसी, पढ़े हो
आरसीसी क्या होता है? रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट। अब पीसीसी होता है प्लेन कंक्रीट सीमेंट, ये होता है रेनफोर्स्ड। रेनफोर्स्ड का मतलब छड़, कंक्रीट सीमेंट। पीसीसी क्या हो गया? प्लेन कंक्रीट सीमेंट। अभी दोनों में क्या डिफरेंस है? प्लेन हो गया मतलब बिना छड़ के, प्लेन हो गया मतलब बिना छड़ के, सिर्फ कंक्रीट और सीमेंट। एक एग्जांपल बताओ तो दोस्त। पोल, पाइप, खंभा ही ना पोल हुआ हो। एक एग्जांपल बताइए। रोड लिख लो। बताओ तो पाइप मतलब आरसीसी होगा कि पीसीसी होगा? बिना रोड के रहेगा, गड़बड़िया जाएगा। आरसीसी और पीसीसी। आरसीसी हो गया रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट। जितना पाइप होगा सब आरसीसी की पीसीसी। तो ये जो पेन स्टॉक वाला पाइप होगा वो क्या होगा? आरसीसी होगा। क्लियर है? बोलिए ना। ये कैसा होता है? इसके बाहरी सतह पर जंगरोधक पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है जिससे यह खराब हो कि ना हो। जंगरोधक पदार्थ के ऊपर में किसका लेप लगाते हैं? जिंक का। किसका? जिंक का लेप लगाते हैं। उसके बाद सब्ज टैंक, यह सच टैंक है ना। हो ये कुछ नहीं करता है दोस्त। यहाँ पर हम बोले ना, अगर पानी कम हो गया तो दे देगा, ज्यादा हो गया तो ले देगा। बोले ना, इसके बारे में हम लोग कार्रवाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये समझ में आ रहा है? चला शुरू करें। हम लोग पढ़ते थे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। कहां तक पता? हाँ, सच टैंक से पढ़ना था, यहाँ पढ़ना था क्या? सच टैंक यही है दूसरे सच टैंक। ये होता है अगर ये आपका बांध है, बांध में पानी होगा, पानी होगा तो उसमें ये पेन स्टॉक लगाएंगे। ये पेन स्टॉक से पानी किस पर गिरेगा? टरबाइन पर गिरेगा। यहां पर हम लोग लगाते हैं सच टैंक, यहां पर लगाते हैं सच टैंक। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? इसका काम है कि अगर ये बहाव अगर कभी ज्यादा हो जाए तो उसको स्थान दे देना, और कम हो जाए तो पूर्ति कर देना। भैया ये पानी मान लो इस पर कितना है, ज्यादा हो जाएगा तो स्थान दे देगा, कम हो जाएगा तो पूर्ति कर देगा। कहीं मान लो अगर इसमें हवा का बुलबुला आ गया तो उसको भी इधर से निकल जाए। हवा का बुलबुला अगर किसी पाइप में तो कहीं खोलो तो वहीं से निकल जाएगा। बोलो तो ये काम है इसका। सच टैंक को एक रिजर्वायर के नाम से भी जानते हैं। और ये पेन स्टॉक में जो झटका लगेगा ना तो बचाएगा, झटका को भी बचाएगा। झटका को और भी चीजें बचाती है, लेकिन जब ज्यादा प्रेशर आएगा ना तो सारा पानी जो है अधिक पानी ऊपर चढ़ जाएगा, और कम होगा तो ऊपर से नीचे पानी आ जाए। हम लोग क्या कहते हैं दूसरे सच टैंक। कहते हैं सच टैंक एक खुला टैंक है। कैसा टैंक है ये? होता है जिसे छोटा जलाशय भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? छोटा जलाशय भी कहते हैं। सच टैंक बांध तथा टरबाइन के बीच लगा होता है। देखो ये बांध है, टरबाइन है, इसके बीच में ना है। बांध और टरबाइन के बीच लगा होता है तथा पेन स्टॉक के माध्यम से टरबाइन से, ये जो पेन स्टॉक है इसके माध्यम से ये किससे जुड़ा होता है? टरबाइन किससे जुड़ा होता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में बहाव टंकी का प्रावधान डैम और पावर हाउस के बीच किया जाता है। इसको बहाव टैंक भी अगर हम कहते हैं। इसका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में बहाव टंकी, सच टैंक, बहाव टंकी बोले तो सच टैंक का प्रावधान डैम तथा पावर हाउस के, ये डैम और पावर हाउस के बीच में होता है। ये उत्क्रमणीय टरबाइन प्रोत्कर्ष टैंक के बिना निम्न शीर्ष जलाशय संयंत्र में प्रयोग किया जाता है। उत्क्रमणीय टरबाइन का मतलब वह टरबाइन होता है जो दोनों दिशाओं में चल सकता है। उसको हम लोग प्रोत्कर्ष टैंक के बिना, यानी ये फर्स्ट टैंक का ही दूसरा नाम क्या है? प्रोत्कर्ष टैंक। बिना निम्न शीर्ष जलाशय संयंत्र में प्रयोग करते हैं। जहां पर पानी का हाइट कम होता है वहां पर हम लोग इसका उपयोग करते हैं उत्क्रमणीय टरबाइन। बट ये होता नहीं है, इसका यूज नहीं करते। अब फर्स्ट टैंक के मुख्य तीन उद्देश्य क्या है? एक तो पेन स्टॉक में वाटर हैमर से रक्षा करना। हैमर मतलब चोट, मतलब चोट। जो वाटर पानी का जो हैमर होगा, मतलब पानी का जो चोट इस टैंक को लगेगा, इससे रक्षा कर देगा ना। जैसे ज्यादा पानी होगा ऊपर चल जाएगा, कम पानी होगा नीचे। दूसरा, भार के बढ़ने या घटने पर पानी की आपूर्ति पर भी नियंत्रण करना। अगर भार मान लो बढ़ गया या घट गया तो उसमें पानी की आपूर्ति को नियंत्रित करेगा ना। बढ़ जाएगा तो ले लेगा, घट जाएगा तो दे देगा। निम्न भार के समय पानी को स्टोर कर लेता है। अब स्टोर कर लेता है निम्न भार के समय, जब भार मान लो इधर कम है, इधर पानी का बहाव उतने आ रहा है, पानी को क्या करेगा? स्टोर कर। जब लोड बढ़ जाएगा तो पानी का सप्लाई कर देगा, इसका स्पीड बढ़ जाएगा। स्पीड बढ़ जाएगा तो आरपीएम बढ़ेगा तो फ्लक्स ज्यादा कटेगा, ज्यादा जगह। कम लोड के समय पानी को क्या करेगा? स्टोर। और ज्यादा लोड के समय सप्लाई। तो सप्लाई कर देगा, लोड ज्यादा हो गया, सप्लाई बढ़ा देगा। गति बढ़ेगा तो फ्लक्स ज्यादा कटेगा, ज्यादा जनरेट होगा। समय अतिरिक्त पानी की आपूर्ति टरबाइन को करता है। आंशिक निर्वात, पार्शियल वैक्यूम से बचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बोले यहाँ कहीं पर अगर निर्वात क्रिएट हो रहा है, हवा आ रहा है, निर्वात मतलब खाली जगह बन रहा है। निर्वात मतलब खाली जगह बन रहा है तो उस खाली जगह को ये स्थान दे देगा, जैसे निकल जाए। बोलो निर्वात बनना या ऑक्सीजन के बबल्स होंगे तो उसको ये स्थान दे देगा, इधर से क्या हो जाएगा? उत्प्लवन मार्ग, स्पिलवे। स्पिलवे क्या होता है? जब बांध में बहुत ज्यादा पानी आ जाता है ना, तो वो एक फिश वे भी होता है, मछली के जाने आने का रास्ता। यहीं पर ये स्पिलवे। मान लो कि बांध में बहुत ज्यादा पानी हो गया, बाढ़ की समस्या, बाढ़ की समस्या आगे तो बंद करके नहीं रख सकते हैं, सब चीज डूब जाए। तो हम लोग क्या करते हैं? एक बाईपास बनाते हैं। बाईपास समझते हैं ना? कि बगल से जब पानी ज्यादा हो ना, हम गेट लगा देते हैं, यहाँ गेट को उठा देते हैं तो पानी पास हो जाता है इधर। स्पिलवे का वही काम है। बांध जब बहुत ज्यादा तेज बाढ़ आ जाता है, स्पिलवे में गेट रहता है, गेट को खोल देते हैं, सारा पानी इधर से क्या हो जाता है? अत्यधिक वर्षा होने के कारण बाढ़ की स्थिति में उत्पन्न हो जाती है। तो बांध, जिससे बांध को खतरा हो जाता है, तो बांध अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे बांध को क्या हो जाता है? खतरा हो जाता है। उत्प्लवन मार्ग के द्वारा, उत्प्लवन का ऐसे भी मतलब होता है तैरना, तैरते हुए पानी बाहर निकल जाता है। बांध जलाशय, जलाशय मतलब यहाँ पर पानी स्टोर है। बांध जलाशय में आवश्यकता से अधिक पानी की मात्रा को जलाशय से क्या कर देता है?
क्या करता है, निकाल देता है। इससे बांध में तैरने वाले पदार्थ को भी बांध के बाहर निकाला जाता है। जैसे मान लो बांध में कोई पदार्थ है जो तैर रहा है, बहुत ज्यादा मान लो कोई लकड़ी आके फंस गया है, कोई फ्लोटिंग बहुत सारा अपशिष्ट है जो ऊपर में तैर रहा है, उसको यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर खोल देंगे। जितना खोलेंगे उतना से ऊपर वो सारा का सारा पहुंच जाएगा। कुछ भी जो फ्लोटिंग पदार्थ है जो हमको हमारे लिए उपयोगी नहीं है उसको बाहर देंगे। इससे बांध में तैरने वाले पदार्थ को भी बांध से बाहर निकाल जाता है, जिससे वो पदार्थ पेन स्टॉक तक ऊपर बाईपास होकर निकल जाएगा। जिस कहता है उत्प्लवन मार्ग एक प्रकार का सुरक्षा वेल होता है। क्या होता है ये, सेफ्टी वेल है, अगर बांध को तोड़ देगा ना। कहते हैं यह मुख्यतः कंक्रीट के बनाए जाते हैं तथा पानी निकालने के लिए इसमें धातु का एक होता है हेडरेस, एक होता है टेल देते हो। यहाँ जो बांध में पानी भंडारित होता है इसके ऊपर वाले भाग को हेडरेस, आई जो पानी टरबाइन से होते हुए बहता है इसको क्या कहते हैं, टेलरेस कहते हैं। हेडरेस बांध के पीछे पानी को, बांध के पीछे जो पानी है उसको क्या कहते हैं, हेडरेस। टरबाइन से निकले पानी को जहाँ विसर्जित किया जाता है, ये टरबाइन से जो निकलेगा पानी इसको क्या कहते हैं, टेलरेस। बांध में जो पानी भंडारित होगा इसके ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, हेडरेस। तो वेल्व हाउस, वेल्व हाउस क्या होता है, इसमें वेल्व हाउस ये होता है तुम्हारा, ये प्रेशर चैनल है। कौन चैनल है ये, प्रेशर चैनल जो होता है ये बांध, वेल्व हाउस और बांध के बीच का जो चैनल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर चैनल। आई वेल्व हाउस जो होता है यहाँ से पेन स्टॉक शुरू होता है। हम लोग तो अभी तक ऐसे ही ना देखे थे, यहाँ से सीधे हम कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ये तो पेन स्टॉक तो होता ही होता है, कम क्षमता वाला होगा तभी चलेगा। लेकिन दोस्त मेरे अगर अधिक क्षमता वाला है तो पहले इसको हम लोग प्रेशर टनल में डालते हैं। ये प्रेशर टनल भी एक प्रकार का क्या है, पाइप है, यहाँ से वेल्व हाउस में डालते हैं। वेल्व हाउस में इसलिए पानी को डालते हैं, यहाँ पर पानी को हम कभी भी बंद कर सकते हैं, रोक सकते हैं। यहाँ पानी को रोकने से पेन स्टॉक को कभी कोई खतरा नहीं हो। अगर लग जाएगा हमको ज्यादा पानी इधर से जाएगा पेन स्टॉक में फट जाएगा, हम यहीं पर पानी को क्या करेंगे, रोक देंगे। ठीक है, वेल्व हाउस एक प्रकार का सेफ्टी वेल्व है। क्या है इसके लिए, पेन स्टॉक के लिए होगा तो टरबाइनों के लिए हो गया। टरबाइन को भी मान लो बहुत ज्यादा पानी आ जाएगा टरबाइन भी तो टूट जाएगा। इस सब के लिए सेफ्टी वेल्व का काम करता है वेल्व हाउस। पेन स्टॉक की फटने की स्थिति में अगर फट जाएगा तो पानी छोड़ देगा, बांध को तोड़ फोड़ देगा, यहीं पर हम इसको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। पेन स्टॉक की फटने की स्थिति में प्रचलित होता है। पेन स्टॉक में आने वाले पानी को, जो पेन स्टॉक में पानी आएगा उसको क्या करेगा, रोक। हाँ नहीं, फर्स्ट टैंक है पेन स्टॉक, फर्स्ट टैंक वेल्व हाउस और डैम के बीच में होता है। हम बोलिए ना, हम चलो बोले कम क्षमता वाला रहेगा तो यहीं पर लगा दें। ठीक है, मान लो छोटा मोटा जलाशय है जिसमें तुम पानी बिजली निकाल रहा है तो उसमें आपको प्रेशर वेल कहाँ चाहिए, जहाँ पानी का बहाव बहुत तेज होता है। स्वेटर आप कब पहनते हैं, हमेशा पहनते हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार आप स्वेटर को पहन लेते हैं। जब हमारी आवश्यकता हो जाएगी और हमको दिख जाएगा कि पेन स्टॉक में कभी भी प्रेशर हाई हो सकता है पानी का, उसको हम प्रेशर चैनल के माध्यम से वेल्व हाउस होते हुए तब पेन स्टॉक में पानी डालेंगे। समझ में आ रहा है, हमेशा आप स्वेटर पहनते हैं क्या, नहीं पहनते, क्यों, जब जरूरत होगी तब पहनते हैं। वैसे ही जब जरूरत होगी ना तो डायरेक्ट फर्स्ट ये पेन स्टॉक में फर्स्ट टैंक नहीं लगाएंगे, अब उसको प्रोसेस में लाएंगे। प्रोसेस में लाने से हमको भी तो फायदा है कि एक तो देखिए फर्स्ट टैंक ये जो पानी यहाँ से छूटेगा इसको ये स्थिर कर लेगा, ज्यादा होगा तो स्थान दे देगा, कम होगा सप्लाई दे देगा। यहाँ हम इसको लगा दिया वेल्व हाउस को, ये कहता है पेन स्टॉक जब ये फटा के हमें या पेन स्टॉक का प्रेशर भी बहुत ज्यादा हाई हो गया पानी का तब भी हम बंद कर दें। जैसे हम लोग अलग अलग अंग की सुरक्षा के लिए अलग अलग चीजों का उपयोग करते हैं। खाली जैकेट पहन के पैरों में गर्मी आ सकती है क्या, आ सकती है क्या। आप जो फर्स्ट टैंक लगा रहे हैं इस फर्स्ट टैंक आप अकेले लगा दिए, अब यहाँ ट्यूब लगा दिया, सेफ्टी वेल्व सेफ्टी की चीजें, ये भी सेफ्टी के लिए, ये भी सेफ्टी के लिए। अब ये डायरेक्ट बंद कर देगा और ये क्या करेगा, अधिक होगा तो जगह देगा, कम होगा तो सप्लाई देगा। सप्लाई दे सकता है, सबका अपना काम है। जो चीजें आपको, जैसे आप घर में कपड़ा से गर्मी ले सकते हैं, हमें हीटर लगाना होगा आपको गर्मी के लिए, गर्मी अगर लेना है पानी को स्टोर करना है ज्यादा होने पर, कम होने पर छोड़ना है तो फर्स्ट टैंक लगा देना है। ये और सेफ्टी फीचर हम लोग यूज कर लिए वेल्व हाउस। अब फर्स्ट टैंक कहता है कि भैया हम पानी ज्यादा होगा तो ले लेंगे, कम होगा तो दे देंगे, रोक सकता है ये रोकता नहीं। वेल्व हाउस क्या करेगा, रोक। देखो वेल कंट्रोलिंग, अब तो कंट्रोलिंग वेल भी आ गया है। अब पानी का भाव अगर यहाँ नहीं संभला, यहाँ संभले, हम लोग क्या करते हैं, बांध बनाते, खाली बांध थोड़ी बनाते हैं। बांध से पहले देखना बहुत सारा नहर निकाल देते हैं कि अगर बांध में पानी नहीं संभला नहरवा खोल दो, सेफ्टी फीचर्स को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और कुछ नहीं, कुछ तो बस सेफ्टी फीचर्स को बढ़ा रहे हैं। और दोस्त हर जगह की चीजें अलग अलग है। कहाँ पर पानी, कोसी नदी का पानी तो गंगा नदी का पानी, दोनों में फर्क नहीं है। अभी कोसी नदी का पानी, कोसी नदी अगर बाजार समिति में बह रही है तो यहाँ से आवाज सुनाई देगी, कितना तेज बहती है। गंगा नदी यहाँ बह रही है तो बगल में खड़ा हो जाओगे तो पता नहीं चलेगा, नहर में खड़ा कर दिया गंगा नदी के किनारे में तो पता नहीं चलेगा कि गंगा बह रही है। कोसी के तट पे खड़ा होकर देखना, मतलब थोड़ा हुआ आगे तो आवाज सुनाई। तो दोनों नदी में सेफ्टी में डिफरेंस हो जाएगा, इसके पानी को कंट्रोल करना, उसके पानी को कंट्रोल करना, दोनों में डिफरेंस। इसलिए हम लोग यहाँ क्या किए हैं, ये वेल्व हाउस यहाँ लगाए हैं ना, इससे पहले फर्स्ट टैंक लगा दिया, तब अपना अपना। अब कहता है वेल्व हाउस पेन स्टॉक के फटने की स्थिति में प्रचालित होता है। ये जब फटेगा तब ये प्रचालित होगा तथा पेन स्टॉक में आने वाले पानी को पता है खड़ा बेचो रोक देता है। इसे पता पृथककारी वेल्व भी कहते हैं। ऑटोमेटिक ये पृथकृत हो जाता है, ये ऑटोमेटिक पृथककारी वेल्व भी कहते हैं। अब तो सेंसर वगैरह आ गए हैं। अब मान लो किए जाके हरकत देखते रहेगा पेन स्टॉक फटा के नहीं फटा। अब तो सेंसर जैसे देखता है कि अगर मान लो प्रेशर बहुत कम हो रहा है पानी का, प्रेशर बहुत कम हो रहा है पानी का मतलब यहाँ से लीकेज हो गया होगा, इंजन को क्या करेगा, बंद कर। क्या टरबाइन तक पानी के प्रवाह को ऊपर क्या करता है, नियंत्रित करता है, मतलब कम ज्यादा भी करता है। ये कहता है या फर्स्ट टैंक और टरबाइन के बीच में वेल्व हाउस होता है। वो फर्स्ट टैंक टरबाइन के बीच में क्या है, वेल्व हाउस। या फर्स्ट टैंक के ठीक बाद लगा होता है ना। विद्युत लोड न होने की स्थिति में टरबाइन गेट अचानक क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, तो पेन स्टॉक को क्षति पहुंच सकती है। मान लो इधर लोड नहीं है, आउटपुट में लोड हमारा कम है, हम टरबाइन का स्पीड कम कर दिया, पेन स्टॉक से जो पानी बह रहा है वो कम हो जाएगा, तभी ना स्पीड कम होगा। अगर स्पीड कम होगा तभी धीरे धीरे कटेगा, अब धीरे धीरे कटेगा, ये कम जनरेट हो। उस स्थिति में हमको पेन स्टॉक से जो पानी जा रहा है उसकी मात्रा को क्या करना होगा, कम करना होगा। कहते हैं विद्युत लोड न होने की स्थिति में टरबाइन गेट अचानक बंद हो जाता है तो पेन स्टॉक को क्षति पहुंच सकती है। या अतिरिक्त पानी के सर्च टैंक में पहुंचाकर पेन स्टॉक को क्षति होने से क्या करता है बच्चा। इसका मतलब ये होगा कि मतलब यहाँ पर तुम्हारा पानी एकाएक मान लो लोड नहीं है और तुम यहाँ टरबाइन से सप्लाई लेना बंद कर दिया, यहीं गेट लगा दिया। इसका काम है इसकी सुरक्षा करना। तुम जैसे यहाँ गेट लगा के फुट जाएगा, ये फुट जाएगा तो तुम इसको ई कहेगा, इसको
हाँ हम रोक रहे हैं, तुम पानी अपने पास ले लो, समझा मेरे बात? जैसे अगर कहेगा कि मेरा भैया लोड है, करंट जरूरत नहीं, जरूरत है मान लो, ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर मान लो जरूरत है बंद कर देगा, तभी ना टरबाइन रुकेगा। यानी जनरेटर विद्युत पैदा ये करना बंद करेगा, यानी तो दूसरा उपाय है कि जनरेटर टरबाइन के आपको अलग कर दिया, उससे हमको लॉस है कि टरबाइन हमेशा चलते रहेगा तो लॉस हो जाएगा। तो वैसे उम्र का बहुत ज्यादा है, बहुत सवा साल तक चलता है, एक बार बन गया सवा साल तक कोई दिक्कत नहीं है। वही तुम थर्मल पावर प्लांट ले लो, एक बार बनाओगे तो उसको 25-30 साल के बाद सारा पार्ट बदलना है, एक बार बना दी उस तक जो है कोई दिक्कत नहीं, आप लोग 50 साल जीवे करना है तो उस तक जो है दिक्कत नहीं होगा। पहले लोग 100 साल जीता, अब तुम लगभग तुम लोग का 40 हो गया, 10 साल और बचा है। कहते हैं इसे स्वतः प्रत्याकारी बल कहते हैं, या टरबाइन तक पानी के प्रवाह को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यह सर्ज टैंक और टरबाइन के बीच में वेल हाउस होता है। यह सर्ज टैंक के ठीक आग लगा होता है। विद्युत लोड न होने की स्थिति में टरबाइन गेट अचानक बंद हो जाता है तो पेनस्टॉक को क्षति पहुंच सकती है। अचानक बंद कर दोगे, टरबाइन का गेट अचानक बंद कर दोगे भैया, इसको क्षति पहुंच सकती है, फटिया जाएगी। तो कहता है अतः यह अतिरिक्त पानी को सर्ज टैंक में पहुंचाकर पेनस्टॉक को क्षति होने से क्या करता है, प्रेशर चैनल यही ना है, वो यही ना आपका प्रेशर चैनल है, बोलिए आई कौन टैंक है, जलाशय और वेल हाउस, ये जलाशय है, ये वेल हाउस है, वो जोड़ने वाली पाइप को कौन टैंक कहते हैं, सॉरी कौन चैनल कहते हैं, प्रेशर चैनल, कौन चैनल कहते हैं, प्रेशर चैनल कहते हैं। प्रेशर चैनल क्यों लगाए बताओ, अरे ज्ञानी बाबा सर, प्रेशर चैनल क्यों लगाते हैं, बोलो। प्रेशर चैनल इसलिए लगाते हैं ताकि एक और कंट्रोलिंग व्यवस्था वेल हाउस को हम लोग जन्म देते हैं, बोलो बताइए तक वही नाम से क्यों सुनता है कि प्रेशर चैनल इसलिए लगाते हैं ताकि एक और कंट्रोलिंग व्यवस्था वेल हाउस को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसलिए लगाते हैं ताकि जो चलाते हैं यहाँ पे प्रेशर हाउस होते हुए फर्स्ट टैंक होते हुए पानी वेल हाउस में जाता है, वेल हाउस होते हुए पेनस्टॉक में, पेनस्टॉक होते हुए आपको निम्न में से कौन सा क्रम सही है, पहला देखा जलाशय से फर्स्ट टैंक, फर्स्ट टैंक से वेल हाउस, वेल हाउस से पेनस्टॉक होते हुए टरबाइन, इसी का क्रम उल्टा पुल्टा बना लेना। पहले कहां जाएगा, जलाशय से प्रेशर चैनल होते हुए फर्स्ट टैंक होते हुए वेल हाउस, वेल हाउस में पेनस्टॉक होते हुए टरबाइन, टरबाइन का यांत्रिक ऊर्जा चला जाएगा जनरेटर में, जनरेटर से बिजली पैदा। ये ऑर्डर में पूछ सकता है, बना लोगे ना। अब देखो जल शक्ति संयंत्र का वर्गीकरण, जल प्रवाह के नियमन के आधार पर तालाब रहित रन ऑफ रिवर संयंत्र, रन ऑफ मतलब तालाब नहीं है लेकिन ना पानी बह रहा है, इसको कहते हैं रन ऑफ रिवर संयंत्र, जिसमें तालाब नहीं है मतलब पानी स्टोर नहीं हो रहा, बहाव ही इतना तेज हो गया स्टोर करने की आवश्यकता। अभी हम लोग गए थे पिछला गर्मी में गैंगटॉक, हाँ जब गए ना चला तो मतलब पानी का बहाव इतना तेज था और मतलब एक कदम यहाँ से चलने लगा है ना, 100 फीट नीचे 100 फीट पानी में चला, 100 फीट नीचे भाई 100 कहीं 50 कहीं 40 फीट नीचे 100 फीट पानी में जाएगा और उस पानी का स्पीड हम लोग घर में मोटर चलाते हैं ना ऊपर दुगुना हो पानी बह रहा देख लेगा तो मतलब देख के तू वहाँ खड़ा नहीं कर सकता, कोई एकदम खड़ी। हम लोग ऐसे रह रहा था कि वो लेटिंग रूम बने ले है, बाथरूम बने ले है, आराम से वो ठीक में खा दिया है, वो पाइप निकाल दिया, हम लोग नदी के नदी हो कर रहा निकाल रहा है। हम लोग को टॉयलेट लगा सबको कि सब सोचा कि चलो 1 नंबर 2 नंबर सब कर लेते हैं, बोला कि वहाँ चले जाओ। अब वहाँ अगर तुम सड़क के किनारे कुछ भी फेंक दिया तुमको वहाँ का जो लोकल है बहुत है, मेरा ड्राइवर है ड्यूटी पे गया कम कर उससे उठवाया वहाँ लोग हम भी छोड़ कल जाएगा क्या जरूरत हमको लाने का, उठवाया फिर वहाँ उसको डस्टबिन में डलवाया, इतना साफ ये वो थोड़ा प्लास्टिक का ये वो कचरा पूरा कहीं नजर नहीं नदी को बस एक कदम पे बचे, किसी का हिम्मत नहीं है वहाँ नदी के किनारे नदी को देख के मुझसे नेक्स्ट वीक कभी जाने का मौका मिलेगा तो जरूर जाना, बहुत खतरनाक है बाप रे। अब चला पहाड़ी क्षेत्र में उन नदियों का स्पीड इतना ज्यादा है वो स्टोर करना, पहाड़ी नदी है बर्फ के पिघलने से पानी आता है उसमें, तो उसमें पानी बालू नहीं रहता है, उतने स्पीड में पानी आता है, वो उसमें तालाब नहीं है, रन ऑफ रुकने की जरूरत है, रोकोगे नदी रोकोगे तो पानी ले चल देगा, ये तालाब सही है रन ऑफ। जैसे कुछ बारिश वाला नदी है रन तालाब बनाना पड़ेगा, बारिश खत्म हो जाएगा तालाब पानी फिर जलाशय युक्त संयंत्र, जलाशय मतलब पूरा तालाब ही रहे, रन ऑफ रिवर। युवा रिवर है जो तेज पानी बह रहा है, युवा रिवर है जहाँ पानी थोड़ा थोड़ा बह रहा है, युवा रिवर है जहाँ पानी नहीं, जलाशय ये हो गया जल प्रवाह नियमन के आधार, लोड के आधार पर ये हो गया आधार भार संयंत्र एकदम कम वाला, एक पंप लगा के अगर मान लो पानी का स्पीड तेजी से नहीं आ रहा है क्या करते हैं, मान लो पेनस्टॉक में पानी तेजी से नहीं आ रहा है, यहाँ पे पंप लगा दें किसके फेंकेगा, पंप वाला लगाएंगे वहाँ जहाँ पर पानी का स्पीड ज्यादा नहीं है, ज्यादा कम नहीं होगा जब हाइट कम हो। उसके बाद है एक शिखर भार संयंत्र, शिखर जो है हाइट जो है बहुत ज्यादा होगी कम ज्यादा होगा तो पानी तेजी से सिर्फ क्या था निम्न सिर्फ संयंत्र जगह हाइट कम है, उसके बाद कुछ उसके बाद है सब का चले जगह हाइट ज्यादा होगा, पोटेंशियल ज्यादा होगा, तेजी तक कहीं ऐसा होगा कि पानी का स्पीड बहुत ज्यादा होगा वहाँ तुमको स्टोर करने की जरूरत नहीं है, कहीं होगा कि जहाँ बीच वाला होगा बारिश वाला पानी होगा तो स्टोर करना होगा, पहाड़ी नदी है बर्फीली नदियां हैं बर्फ के ग्लेशियर पिघलने से आती है, उसको स्टोर करने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। नहीं तो कहीं ऐसा भी है कि बारिश है तो पानी है नहीं है तो नहीं है तो वहाँ पर तुमको पानी को क्या करना होगा, ठीक है। अब देखो टरबाइन भी नहीं है तो वहाँ पर तुमको पानी को क्या करना होगा, ठीक है। अब देखो टरबाइन भी अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे कि है कैप्लान, वो नहीं कैप्लान टरबाइन, ये टरबाइन तुम देखेगा वहाँ नाव वगैरह में देखा है, इसमें जो टरबाइन लगा हुआ होता है ये कैप्लान है, ये फ्रांसिस है और ये एल्टन मिल, एल्टन मिल ऐसा होता है
टेना टाइप तो पानी कैसा है। आइए देख लो कैप्लन डिफरेंसेस कैसा है। ये कौन है? कैप्लन टरबाइन। ये 3 अलग-अलग प्रकार के टरबाइन हैं जिसका हम लोग प्रयोग अलग-अलग स्थितियों में करते हैं। तो पहला है निम्न स्थिति के लिए, इसका उपयोग करते हैं कैप्लन 30 मीटर से कम। मध्यम स्थिति के लिए कैप्लन टरबाइन या फ्रांसिस दोनों का। उच्च स्थिति के लिए किसका? पेल्टन व्हील। उच्च स्थिति के लिए देखो जहां हाइट ज्यादा है वहां इसका उपयोग करते हैं। जहां मध्यम है वहां कैप्लन और फ्रांसिस में से कोई एक कर सकते हैं। जहां पर हाइट एकदम कम है वहां पर हम लोग किसका उपयोग करते हैं? कैप्लन टरबाइन का प्रयोग करते हैं। देखिएगा नदी वगैरह में जो जहां गंगा नदी में जितना भी स्पीड बोट चल रहा है सब में यही टरबाइन है क्योंकि कम हाइट में भी काम देखो नहीं ये तो बने रहा है इतना जगह छकेगा। ये टरबाइन जो है पेल्टन व्हील ये इतना जगह छकता है कि उससे कम छक रहा है। आइए ये क्या होता है देखो ये लोग को फायदा क्या हो जाता है कि नाव जितना डूबा उसके बाद अगर इतना पानी है इतना ये मान लो अगर गड़लो रहेगा बालू में रहेगा, बालू में घूम जाएगा और ये जो है पानी में रहेगा तो इतना पानी अगर नहीं जाएगा तो नाव करते तैर जाएगा निकल। इसका प्रयोग कम हाइट पर जहां भी करेंगे किसका उपयोग करेंगे? कैप्लन टरबाइन का उपयोग करेंगे क्योंकि इसकी मोटाई क्या होती है कम। आप मध्यम के लिए तो कैप्लन ले लो, फ्रांसिस ले लो, कैप्लन ले लो या फ्रांसिस ले लो। कहोगे तो मध्यम के लिए इसको कहीं नहीं लेते हैं सर। इसको दोस्त मेरे पेल्टन व्हील का उपयोग हम लोग सिर्फ उच्च स्थिति के लिए करते हैं। बोलो क्या है? उच्च स्थिति में क्या होता है कि पानी जब तेजी से एक बार गिरता है ना तो इसमें बहुत सारे डैने होते हैं तो पानी का पोटेंशियल एनर्जी हाई होने के कारण ये अधिक रचना दे पाता है। और जहां पर कम गहराई है, कम पानी है, कम स्थिति से पानी गिर रहा है वहां इसका उपयोग करेंगे। मध्यम में दोनों का करेंगे, उच्च है तो इसको तुमने मध्यम में यूज कर सकता है नहीं निम्न में क्योंकि इसका व्हील जो है इसका नाम है पेल्टन टरबाइन लिखा है लेकिन शुद्ध नाम है पेल्टन व्हील टरबाइन। क्या नाम है? बड़ा सा चक्का होता है। बड़ा सा चक्का होगा तो अधिक हाइट से गिरेगा तभी हम लोग इसका उपयोग करेंगे। सबसे कम मध्यम में दोनों बोलेंगे अधिक में कौन? पेल्टन व्हील टरबाइन। कितना मीटर से अधिक? 2.5 आप तुमका जो 1 मीटर है 250 मीटर से अधिक हाइट होगा। इसका निम्न शीर्ष तथा ज्यादा विसर्जन के लिए किसका उपयोग करते हैं? किसका उपयोग करते हैं? निम्न शीर्ष के लिए किसका उपयोग करते हैं? कैप्लन टरबाइन का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं समझ गया? क्योंकि उसका गहराई कम है। ये तो पूरा चक्का ये पूरा गड़ जाएगा, ये जो है गड़ जाएगा, उसका हाइट एकदम कम है। कैप्लन टरबाइन का उपयोग किया जाता है हाई हेड और निम्न बहाव के लिए। किसका? पेल्टन व्हील का हाई हेड के लिए किसका उपयोग करते हैं? किसका उपयोग करते हैं? पेल्टन हाई उच्च स्थिति के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। विभिन्न टरबाइनों की तुलना देखो, एक है पेल्टन, फ्रांसिस और कौन? अतः प्रवाह अगर स्पर्श रेखीय हो, एक है त्वरित प्रवाह, एक है अक्षीय प्रवाह। स्पर्श रेखीय मतलब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, त्वरित मतलब घुमावदार, अक्षीय मतलब जब ऐसा प्रवाह होगा घुमावदार प्रवाह होगा तो किसका? थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा तो किसका? पेल्टन व्हील एकदम तेज हो जाएगा। फ्रांसिस सीधा हो जाएगा तो कैप्टन। ये वक्त कितना मीटर? 500। ये कितना? ऐसा से कौन सी स्थिति करना है? किसका? किसका रे? कैप्टन का ना। ये सिर्फ हो गया 4। मतलब सबसे ज्यादा चाल किसका होगा? सबसे ज्यादा चाल 75 से 1000 आरपीएम। ये दोनों का चाल लगभग समान होता है। और सबसे कम चाल किसका होता है? क्यों इसका चाल कम होता है? क्योंकि कम हाइट से गिरता है पानी। इसमें कैप्टन में कम हाइट से पानी गिरता है इसकी चाल सबसे कम है। जितना ज्यादा हाइट से गिराओगे चाल उतना ज्यादा, जितना कम हाइट से पानी गिराओगे चाल उतना कम नहीं होगा। ठीक है, ज्यादा हाइट से गिरेगा चाल ज्यादा, कम हाइट से गिरेगा चाल कम। इधर दक्षता 150 मेगावाट के लिए 720 मेगावाट के लिए 225 मेगावाट के लिए इसका एडवांटेज बहुत ज्यादा है। फ्रांसिस का जो है एडवांटेज बहुत ज्यादा है। स्टीम टरबाइन वगैरह में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, वाटर टरबाइन में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं अधिकतर। द्रव्य क्षमता 85 से 95%। द्रव्य क्षमता मतलब द्रव और गैस का जो मिश्रण है उसको मिला के जो आउटपुट व इनपुट की क्षमता होगी उसको हम लोग क्षमता कहते हैं द्रव्य क्षमता। सही है? हां जी, उसमें चला अलग मामला है, हाई स्पीड है, लो स्पीड है, सब अलग मामला है। नेशनल होगा तो लो स्पीड होगा, डोमेस्टिक होगा इंटरनेशनल होगा हाई स्पीड होगा। अलग अलग टरबाइन हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पर हाई स्पीड होता है, वहां अलग टरबाइन है, लो स्पीड वहां अलग टरबाइन है, वहां तो मोटर से संचालित होता है। वहां जो मोटर लगा हुआ होता है उससे वो संचालित किया जाता है। मोटर में भी हम देखेंगे हाई स्पीड मोटर भी अलग अलग प्रकार का है। स्पीड बोट है, स्पीड बोट होगा तो लोड कम लेगा, उसको टॉर्क कम लगाना पड़ेगा तो स्पीड ज्यादा होगा। देखो जितना स्पीड बोट है उसको खा सकता है 5 को 6 बार में ज्यादा नहीं बैठता है, 8 बार भी हार्ड। अच्छा जितना कम स्पीड वाला है 50 को बैठ जाओ कहीं कोई क्योंकि उसमें स्पीड कम है, टॉर्क ज्यादा। मतलब देखिएगा जितना स्पीड बोट है तो सबसे ज्यादा स्पीड होगा उधर कैपेसिटी सबसे कम होगा क्योंकि ज्यादा स्पीड होगा टॉर्क कम ना हो जाएगा। ज्यादा जो बैठा तो उतना नहीं होगा। कर पाएगा बैठ कहते हैं महत्वपूर्ण सूत्र आउटपुट शक्ति बराबर कार्य बटा समय। आउटपुट शक्ति एमजीएच में कोई डाउट है? शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय। तो यहाँ तो पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? एमजीएच की कार्य हो जाएगा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा का एमजीएच बाई टी, जहां एम पानी का द्रव्यमान, जी गुण क्षेत्रफल, एच ऊंचाई और टी का है समय। तब बराबर और जल का आयतन, क्षेत्रफल गुना वार्षिक वर्षा और ये इन फैक्टर जो है क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, सबको गुना कर दो तो जल का आयतन मिल जाएगा। उसका जल शक्ति संयंत्र द्वारा उत्पादित की गई शक्ति का एक और फार्मूला होता है 0.736/75 QWH ईटा के किलोवाट। अब उसमें इतनी उत्पादित विद्युत शक्ति हो गया, W पानी का इससे बाहर हो गया, Q पानी का प्रवाह दर हो गया और H पानी की क्या हो गई शक्ति और ईटा संयंत्र की समग्र दक्षता। क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा पुट एंड गेट द। ठीक है, वैसे पूछता नहीं है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए, ये पूछता नहीं है, पूछेगा तो बना देना पुट एंड गेट द। बताओ इसका लाभ क्या क्या है? जल शक्ति संयंत्र का खाली लाभ ही लाभ है, अब बहुत सारा हानियों है। एक तो खर्चा बहुत ज्यादा शुरू में पड़ जाता है। अगर लाभ ये है कि 100-125 साल तक चलेगा, अगर लाभ ये है कि ईंधन में कोई लागत खर्च नहीं आएगा, आएगा क्या? इसकी बनावट अति सरल, रखरखाव कम, ईंधन व्यय शून्य तथा प्रदूषण रहित। इस शक्ति संयंत्र का कार्यकारी जिंदगी कितना? आज अब ये शक्ति संयंत्र का कितना? इसका परिचालन लागत कितना? बहुत कम। चलाने में इसका कोई लागत है? खाली गेट खोलने बंद करने में चलेगा ना, जनरेटर मोटर में खराब हो जाए, बियरिंग खराब हो जाएगा, बदल दे। और में तो चला अब ये शक्ति संयंत्र में तो पहले देते परेशान हो जाओ। इस संयंत्र के शिखर भाग पीक लोड के आधार पर बेस लोड दोनों के लिए उपयोग में ले सकते हैं। मतलब अत्यधिक लोड पर भी, जैसे मान लो हमको लोड ज्यादा बढ़ गया, हम स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो पानी का सप्लाई बढ़ा देंगे, हाई लोड भी मैनेज हो जाएगा। हमको लोड कम है, पानी का सप्लाई अत्यधिक लोड पर भी और बेस लोड पर दोनों पर हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। इस संयंत्र का तत्काल प्रारंभ किया जा सकता है तथा मात्र 10 से 15 सेकंड में पूर्ण भार पर पानी खोलना है। कोयला में आग लगाओगे तो 2 दिन लगेगा,
बाल घना करने में, तो भाप बनने में, डायग्राम की वो ला 10 से 15 सेकंड में चालू। पानी देखो क्या इसके निर्माण में, मुख्यतः बांध के निर्माण में बहुत लागत में निर्माण समय लगता है। इसमें शक्ति उत्पादन, पावर जनरेशन पानी की मात्रा पर निर्भर करती है, सही बात है, जो कि उस क्षेत्र में होने वाली वर्षा पर निर्भर करती है। इसके स्थान चयन पानी के सिर्फ की उपलब्धता के अनुसार क्या हर जगह बना सकते हैं क्या? तो डिपेंड करेगा वो एरिया सही है या नहीं, गांव से दूर है कि नजदीक है, उस हिसाब से हम लोग बनाते हैं। अनुप्रयोग विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में, खेती के लिए जल संग्रहित करने में भी करते हैं। मान लो पानी आप स्टोर कर लिया, पानी हो गया जाते नहर में छोड़ देंगे, बोलो तो बांध से दोनों काम हो जाता है, तो बिजली उत्पादन भी हो गया और दूसरा पानी को स्टोर कर लिया, मान लो पानी का लेवल बढ़ गया नहर में छोड़ दिया, खेत का पटवन भी हो गया। अब तो खेत का पटवन में कम खर्च होता है, पहले खेत का पटवन कितना खर्च होता है, पहले हम चलाए हुए चला लगता है 100 रुपए घंटा पंप से, फिर पता आप 25 टका से शुरू किए थे, 25 टका से शुरू किए थे, 100 रुपए में खत्म किए, उसके बाद हम पढ़ने होने लग गए तो छोड़ दिए। अब उसके बाद फिर बिजली का सब जगह ये जो सीएफएल बल्ब से सीएफएल तक का सफर हुआ, बिजली बचने लगा सरकार के पास, तो सब किसान को जो खेत में पोल काट दिया। अब किसान अपना आराम से जो लगाता है बार रात लगले छोड़, वही उसी का हम की पर है। जल के वितरण तथा संग्रहण करने में, नदियों में आने वाले उफान व बहाव को क्या करने के लिए नियंत्रित करते हैं। मान लो नदी में बहुत ज्यादा उफान आ गया, तो थोड़ी देर के लिए पानी को रोक के धीरे-धीरे छोड़ सकते हैं, बस हमें तो जिस हिसाब से पानी आएगा उस हिसाब से जाएगा, तो मामला जाएगा, तो आप इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। अगर मान लो कि पानी बहुत ज्यादा फोर्स हो रहा है पानी का, तो हम सामने वाला को कह देंगे भैया इस क्षेत्र को खाली कर दो, इसमें पानी आने वाला है, क्योंकि हमको पता है कि बांध में हम पानी छोड़ने वाले हैं। देखा इतना क्यों से पानी छोड़ दिया गया, छोड़ दिया गया मतलब बांध में स्टोर रखता है, स्टोर पानी को क्या करता है, छोड़ देता है, बस उस नदी में आने वाले उफानों के बहाव को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अब पानी बिजली संयंत्र के साइट चयन के लिए आवश्यक क्या-क्या, पानी की उपलब्धता, पथरीली जमीन होगा ना, बलुई जमीन होगा ना, तोड़ देगा, बलुई जमीन होगा क्या करेगा, तोड़ देगा। अभी जो 2008 वाला बाढ़ आया था, हम लोग कोसी का ऐसे पानी आता है, ऐसे पानी बह जाता है, हम लोग का घर था यहाँ, तो कैसे आता है, ऐसे बोलता है यहाँ बांध बना, हम लोग घर था यहाँ बंधवा गया, अरे पानी सीधे पानी में 2008 में हमारे घर से 20 फीट पानी भरा था, हम इधर पहुंचे 2008 वाला पानी वेरी डेंजर, मतलब 20 फीट पानी मेरे घर से बह रहा, अब पैसा कुछ नहीं था, देख रहे कोई रिलेटिव फोन नहीं उठाता, लेकिन कोई रिलेटिव की तरफ पैसा दिया पढ़ाई कहते हैं नाभिकीय विद्युत संयंत्र, नाभिकीय रिएक्टर के बारे में हम लोग करेंगे, नाभिकीय रिएक्टर कुछ नहीं चला, जो काम तुम कोयला से उसमें जनरेट करते हो हम यहाँ किससे करेंगे, यूरेनियम से हम लोग बिजली पैदा करेंगे, किससे पैदा करेंगे, यूरेनियम से हम लोग बिजली पैदा करेंगे, यूरेनियम से उष्मा पैदा करेंगे, उष्मा पैदा करके पानी को फिर गर्म करेंगे, गर्म करके फिर भाप बनेगा, भाप को फिर टरबाइन चले जाएंगे, टरबाइन से फिर क्या चलाएंगे, जनरेटर चलाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। इसमें चला फायदा क्या है कि एक तो भारत में सबसे ज्यादा हम लोग के पास सोडियम सबसे ज्यादा किसके पास, भारत के पास, इसका लेकिन दक्षता बहुत कम होता है, वही जो थर्मल पावर प्लांट है ना लगभग उसी के आसपास 25 से 30% का, लेकिन इसका यूज वो लोग करते हैं जिसके पास यूरेनियम की मात्रा पर्याप्त है, वो लोग यूज करते हैं। मान लो कोयला आपके पास नहीं है, आपके पास यूरेनियम है, इसका प्रयोग मान लो चंदन के वन में तुम हो, आज तो रात जला के खाना बनाना है, लगा देवे, वही वाला बात है, यूरेनियम है बहुत महंगा, लेकिन किसी के पास है बहुत ज्यादा, वो लोग आओ से क्योंकि कम मात्रा में जो काम 5000 टन कोयला में होगा ना, वो 2 किलो यूरेनियम में हो जाएगा, कम मात्रा लगता है, लेकिन उसके रखरखाव में बहुत ज्यादा दिक्कत, उससे अल्फा बीटा गामा निकलता है, सब कुछ हमने का कैंसर हो जाए, इसलिए हम लोग उसका प्रयोग नहीं करते, हम लोग बस प्रयोग का प्रयोग करते हैं थर्मल पावर प्लांट, कौन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर।